अच्छा। गाँव के लोग तो कहते होंगे कुछ अब बड़े हो गए कुछ बड़ा। तो बाबूजी हमको खुद राजेंद्र प्रसाद कहते थे, तो वो सब अच्छा। तो था ही। मेमोरी बड़ी अच्छी थी। बीजेपी में है आप? हालांकि मैं नरेंद्र मोदी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, आज भी लोग भक्त करते हैं तो मुझे खराब नहीं लगता है। क्या आपको लगता है कि बिहार को नया नेतृत्व की जरूरत है? फ्रेशनेस तो हमेशा अच्छा होता है। जाति हमेशा जो है प्रभावी रहा है बिहार के चुनाव में। इस मामले में तो प्रशांत किशोर से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। नमस्कार, मैं सुनील चौपाल डायरी में आपका स्वागत करता हूँ। बिहार में इस साल चुनाव है। हर तरफ बिहार की चुनाव की चर्चा हो रही है। इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, हम अपने खास पॉडकास्ट में राजनीति के उन चेहरों से बात करेंगे जो बदलाव की बात करते हैं, जिनका संघर्ष मिसाल है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सारण से एमएलसी और बीजेपी के प्रभावशाली चेहरा सच्चिदानंद राय सर। नमस्कार। आपका चौपाल डायरी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम आपके पास्ट के बारे में जानेंगे कि आपका सर बचपन कैसा रहा, पढ़ाई कैसी हुई आपकी, कैसे गांव का दिन आपने बिताया, इसके बारे में आप सर बताइए। मैंने एक बार अपनी पत्नी से कहा था कि मैं तुमको उतना नजदीक से नहीं देखा हूँ जितना नजदीक से मैंने गरीबी को देखा है। अत्यंत ही निर्धन परिवार में मेरा जन्म हुआ था। हम लोग छपरा जिला के बनियापुर प्रखंड के लुंगा कला गांव के रहने वाले हैं। मेरी माँ बीमार रहती थी, इसीलिए मेरा जन्म तो हावड़ा में हुआ था, बंगाल तो में। बंगाल के हावड़ा में, क्योंकि पिताजी वहाँ छोटा मोटा कारोबार किया करते थे। मैं गर्भ में था तो माँ वहाँ चली गई ताकि डॉक्टरी देख रेख ठीक से हो सके। वो टीबी की मरीज थी। जब जन्म वहाँ हुआ, इसके बाद से मेरा पूरा बचपन गाँव में ही बीता। 4 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ा नियर फेटल एक्सीडेंट हो गया था, जान जाते जाते बची थी। इसलिए स्कूल भी बहुत देर से मैं गया। 7 साल की उम्र में पहली बार विद्यालय गया। कि आपकी पढ़ाई बंगाल में ही हुई? नहीं नहीं, पढ़ाई मेरी शुरुआत तो गांव से ही हुई। हमारे ही गांव में 2 महुआ के पेड़ के नीचे एक स्कूल हुआ करता था, अच्छा। जिसको महुआ तर के स्कूल कहते थे। भोजपुरी में महुआ तर मैंने महुआ के नीचे। और हम लोग बोरिया वोरिया लेके जाते थे, स्लेट पेंसिल लेके आते थे। जब बारिश होती थी तो भीगते हुए भागते हुए चले आते थे। तो वहाँ सीधे तीसरी कक्षा मेरा दाखिला हुआ था 7 साल की उम्र में। और तीसरी चौथी की पढ़ाई मैं वहाँ गाँव से पढ़ा। इसमें से आगे की पढ़ाई के लिए बाबूजी हमको वहाँ हावड़ा बुला लिए। तो हावड़ा के ही सरकारी विद्यालय से मैंने इंटर तक की पढ़ाई करी। बाबूजी तो खैर मैट्रिक में थे तभी गुजर गए, लेकिन मेरे बड़े भैया ने मेरा देखभाल किया। उन्होंने परिवार संभाला उन्होंने सब परिवार कुछ। संभाला, हालांकि वो भी 8वीं कक्षा पढ़े हुए हैं। अच्छा। तो कोई बहुत बड़ी नौकरी तो नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ इतना कर लेते थे कि घर का जहाँ इच्छा होती है वहाँ भगवान रास्ता बता देते हैं। तो एक बूढ़ी माँ थी, मैं था, मेरी छोटी बहन थी, उनकी भी शादी हो चुकी थी, उनका भी एक बच्चा था, लेकिन सबको वो जीवन यापन कर लेते थे। तो इंटर में पास किया। उसी समय था कि भाई, क्योंकि मेधावी छात्र था मैं शुरू से ही, इच्छा थी कि ये डॉक्टर इंजीनियर बने। जो हम लोग यही सोचते थे उस जमाने में, अब तो और भी 10 रास्ते खुल गए हैं। बंगाल में का इंजीनियरिंग का भी फार्म भरे, डॉक्टरी का भी फार्म भरे, क्योंकि दोनों विषय रखे दोनों थे। विषय रखे होते, दोनों बायो और विषय मैथ्स। बायो मैथ्स दोनों रखे हुए थे। 12वीं कक्षा तक बायोलॉजी भी पढ़ा हूँ मैं। शुरू से काफी मेधावी आप रहे। अब मेधावी था मैं अपने स्कूल के मुकाबले। हम लोग जिस विद्यालय में पढ़ते थे उस विद्यालय में तो ये तुलना नहीं हो पाते थे कि कितना मेधावी हूँ, लेकिन उस विद्यालय के लिए मेधावी था मैं। और जहाँ जिस परिवार में समाज में था तो वहाँ के लिए मैं मेधावी छात्र था। गांव के लोग तो कहते होंगे कुछ अब बड़े हो गए कुछ बड़ा करेंगे। नहीं कहते थे, बाबूजी हमको खुद राजेंद्र प्रसाद कहते थे, तो वो सब अच्छा। तो था ही। मेमोरी बड़ी अच्छी थी मेरी, और एनालिटिकल स्किल बड़ा अच्छा था। मैं चीजों को बड़ा अच्छा एनालाइज कर लेता था। इसीलिए मैथ्स में मुझे नहीं याद है कि स्कूल में कभी मैं 100 से कम अंक पाया हूँ। मैथ में 100 आपके आते मैथ्स में थे? 100 आते थे मेरे। तो अब लैंग्वेज में भी मेरा ठीक ठाक कंट्रोल था, हिंदी अंग्रेजी मेरी खराब नहीं थी। तो जो भाषा और गणित 2 विषय जिसके पास हो, वो बाकी चीजें जो है सीख लेता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वही हुआ। और लेकिन आईआईटी के बारे में जानता नहीं था। मुझे लगा कि कहीं अगर इंजीनियरिंग में मेडिकल में नहीं हुआ तो कहीं टेक्निकल पॉलिटेक्निक आईटीआई कहीं हो जाए। तो आईटीआई की खोज में मैंने आईआईटी का फॉर्म ले लिया। जानकारी भी नहीं थी आपको आईआईटी नहीं, की? आईआईटी के जब तक ब्रोश्योर मेरे हाथ में नहीं आया, जब तक मैं आईआईटी के बारे में पढ़ा नहीं, तब तक मुझे आईआईटी के बारे में जानकारी नहीं थी। होते भी कैसे, जिस विद्यालय में पढ़ा हूँ उस विद्यालय से आज तक का इकलौता मैं ही आईआईटीएन हूँ। तो पूरे गांव 1935 की बनी हुई स्कूल, नहीं गाँव नहीं, वहाँ हावड़ा बता रहा हावड़ा हूँ। में। 1935 का बना हुआ सलकिया विक्रम विद्यालय है, जहाँ का मैं छात्र रहा। तो वो 45 वर्ष, मैंने 1980 में मैं आईआईटी गया। 45 वर्षों में कोई नहीं गया था। फिर उसके बाद 45 वर्ष बीत गए, उसके बाद भी कोई तो नहीं मुझे गया। तो लगता है कि यहाँ पे पैतृक गांव से भी कोई नहीं गया होगा, पहले आप ही आईआईटीएन अब होंगे। दूसरा मेरा बेटा है, इसके बाद से मेरे स्कूल से 2 बच्चे जा चुके हैं। अच्छा। मेरे स्कूल से 2 बच्चे जा चुके हैं पहले आईआईटी। जा चुके थे। जितना अभी गए। अच्छा, अभी गए अब हैं। मैंने विद्यालय गाँव में जो खोला है, उस विद्यालय से 2 बच्चे आईआईटी गए हैं। अब तो आईआईटी को हर कोई जान गया है, सब लोग कोटा वोटा भेज रहे हैं बच्चों को। जमाना बदल गया है। हम लोग के जमाने में पता नहीं था जी। हम जिस परिवार से आते थे और जितने तरह के निर्धन बैकग्राउंड से आते थे, तो पता होने का कोई कारण भी नहीं था। एलिट इंस्टीट्यूट कहाँ से जानेंगे गाँव के और गरीब घर के लोग। तो मैंने फॉर्म भर दिया और ईश्वर की अनुकंपा हुई। वही मैथ्स में चूंकि मैं अच्छा था,
तो मैं बड़ा बढ़िया निकाल भी लिया और टॉप 1000 में रैंक आ गया मेरा। हालांकि मेरा बंगाल इंजीनियरिंग में भी बहुत हाई रैंक था और बंगाल मेडिकल में भी हाई रैंक था। दोनों एक ही साल जो है आप हाँ हाँ, तीनों एक ही निकाले साथ थे। दिए थे परीक्षा, हम तीनों निकाल लिए। फिर आईआईटी चले गए, वहाँ अलग डिपार्टमेंट चुनने में गलती हो गई, माइनिंग डिपार्टमेंट मैंने चुन लिया। फिर डिपार्टमेंट बदलने का समय आया तो संजोग वहाँ भी ईश्वर ने साथ दिया। 1980 तक 5 साल का कोर्स हुआ करता था, तो 80 में जो दाखिला ली, वही 85 में पास की। 81 से 4 साल का कोर्स हो गया। अच्छा, तो 1981 मैंने फिर जेई लिख दिया। फिर टॉप 500 में रैंक आ गया, 446 रैंक आ गया। पहली बार 917 था, दूसरी बार 446 आया। तो मुझे पता था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, इसलिए मुझे कोई बहुत हाई फाई डिपार्टमेंट नहीं चाहिए था। मैकेनिकल, वो पहला प्रायोरिटी हाँ था। हाँ, मदर ऑफ ऑल इंजीनियरिंग था मैकेनिकल। मैंने मैकेनिकल लिया और उसी से एवरेज 77-80% नंबर लेकर मैं कॉलेज कौन सा पास। आप उसी में आईआईटी खड़गपुर से मैंने खड़गपुर की, लिए? खड़गपुर से। पहली बार कौन सा? पहली बार आईआईटी खड़गपुर ही था। खड़गपुर ही दोनों ले गए। केवल डिपार्टमेंट था माइनिंग। दूसरी बार मैकेनिकल लिया। अब फिर मैकेनिकल से मैं ग्रेजुएट हुआ। अभी जैसे आपने बताया कि पढ़ाई में आप काफ़ी मेधावी थे, आईआईटी गए और शायद उस समय आपने सोचा नहीं होगा कि आप राजनीति में आएँगे। तो लेकिन ये प्रेरणा कैसे मिली आपको राजनीति में आने की? नहीं, सोचा तो था, अच्छा, सोचे थे आप? सोचा तो था। शुरू से ही मेरा संकल्प था कि मैं गाँव के लिए कुछ करूँगा और गाँव के लिए कुछ करूँगा, ये संकल्प था। एग्ज़ैक्टली राजनीति के माध्यम से करूँगा ऐसा नहीं था। लेकिन मैंने हमेशा कहा था कि जब मैं पैसे कमा लूँगा तो वो जो गाँव में जो विद्यालय है, जो हम महुआ के पेड़ के नीचे पढ़ते थे, तो वहाँ एक विद्यालय बनाएँगे जिसकी छत होगा, छत वाली विद्यालय बनाएँगे। तो वही दो 2010 में उसका शिलान्यास किए हम और अभी बहुत बड़ा विद्यालय हो गया है। 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, सीबीएसई मीडियम से है, जहाँ 700 लड़कियाँ फ्री पढ़ती भी हैं। तो एक वो था कि करना था हमें गाँव में चल के। और दूसरा एक और था कि जब मैं आईआईटी में पढ़ता था, तो एक बार माँ को लेकर मैं गाँव आ रहा था। तो हम लोग तब पटना जंक्शन से बस से जाया करते थे अपने गाँव। तो उस समय जो बस छपरा जाती थी, वही बस सिवान भी जाती थी। तो वहाँ नॉर्मली था कि छपरा छत पर, सिवान सीट पर। मतलब छपरा के जो भाड़ा देने पैसेंजर वाले हैं, पैसेंजर जो भाड़ा देंगे, वो छत पर बैठेंगे और सीट पर सिवान वही बैठेगा जो सिवान का भाड़ा सिवान देगा। तक जो जाएँगे। सिवान जाए या सिवान का भाड़ा दें। तो नेचुरली जो है, माँ तो मैं छत पर नहीं चढ़ा सकता था। हम तो बच्चे थे, हमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम लोग छत चाहते ही थे। उसी में कुछ तू मैं हो गई, कंडक्टर से कंडक्टर माना नहीं, सिवान का भाड़ा लिया। तभी मैंने कहा था कि किसी दिन जो है तुम लोग का सबका छत का करियर खुलवा देंगे हम, बैठा नहीं पाओगे। तो वो भी करना था। 2011 में मैंने एक साथ 118 बसें उतार दी और छपरा जिला के लोग जो है छत पर बैठने से निजात पा गए। आज छपरा में जितनी गाड़ियाँ जाती हैं, किसी का भी लुफ्ट लगेज कैरियर नहीं होता है। पैसेंजर जो है वो केबिन के अंदर बैठ के ही जाते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें थी जिसके लिए मुझे गाँव आना था। और जो गाँव आया और इन चीज़ों के बारे में जब सोच रहा था, तो सोचा व्हाई नॉट पॉलिटिक्स? पावर वहीं से आता है। तो सोशल वर्क करने का सबसे बड़ा तो जो संस्थान है वो राजनीति है। तो ये आपका समय कब, दशक कब रहा जब आप? ये 2010-2011 की बात है। अच्छा, 2010 में मैं मन बना लिया था कि मैं राजनीति में प्रवेश करूँगा। तो वहीं आकर मैंने विद्यालय के मतलब शिलान्यास भी किया। 2010 में मेरा छोटा बेटा तब आईआईटी चला गया था। एक बेटी की शादी हो गई थी, एक बेटी की शादी तय हो गई थी जो 11 में हुआ। बड़ा बेटा भी ऑलरेडी 2008 से ही काम में लग गया था। छोटा बेटा जब 2010 में आईआईटी चला गया, तब हमने कहा कि यार बहुत हुआ, अब अपने बच्चों के लिए थोड़ी कमाना है, चलो अब गाँव के लिए काम करते हैं। और संयोग से तीनों मेरे जो बच्चे थे पहले वाले, तीनों विदेश में रहते थे। बड़ी बेटी थी अच्छी ऑरलैंडो पढ़ाई आपने दी थी। ऑरलैंडो फ्लोरिडा में थी, छोटी बेटी लंदन में थी और बड़ा बेटा भी ऑक्सफोर्डशायर एबिंगडन में था। और छोटा भी आईआईटी गया। तो मैंने कहा अभी तो मानेगा नहीं, अभी कहीं विदेश ही चला जाएगा। तो पत्नी से कहा चलो हम लोग गाँव चलते हैं, गाँव चल के गाँव के बच्चों की सेवा करते हैं। खैर ईश्वर ने कुछ और रखा था। आज मेरे सारे बच्चे कलकत्ता में एक साथ हैं, पत्नी भी वहीं पर है। लेकिन उस थोड़े समय कालखंड में लगा था कि शायद हम दोनों अकेले हो जाएंगे बहुत कम उम्र में ही। तो ऐसा हुआ नहीं, चीज़ें बदली। फिर 2013 में बड़ा बेटा लौटा और 15 में छोटा बेटा बाहर नहीं गया और फिर 19 में दोनों बेटियां भी आ गई। तो अब तो पिछले 6 साल से चारों भाई बहन, उनके बाल बच्चे परिवार कलकत्ता में रहते हैं, पढ़ते हैं और सब व्यवसाय करते हैं, रोजगार सृजन करते हैं। तो ये तो मुझे नहीं पता था तब, लेकिन तब मैं गाँव आया था और तब कहा कि अब बहुत बिजनेस कर लिए, कुछ सामाजिक कार्य करेंगे। और सामाजिक कार्य में एम्पावरमेंट के लिए राजनीति बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति बिहार के लिए तो ये सबसे पहला मुद्दा है। कहीं भी देखिए, राजनीति में जो लोग हैं वो जनता का पैसा खर्च करने की उन पर जिम्मेवारी मिली हुई है। अगर वो ठीक से खर्च करें और सही तरीके से लगाएं, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत कम समय में हो सकता है। पूरी तरह से और बदलाव। एक व्यक्ति विशेष सोचे कि हम बदल देंगे, तो ये संभव नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं है। उसमें जिस तरह के संसाधन रिसोर्सेज लगते हैं, वो सरकार से ही हो सकता है, किसी व्यक्ति या दूसरे संस्थान से नहीं हो सकता। वैसे फिर हजारों लाखों लोगों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके होगा।
लेकिन एक सरकार अगर चाहे और संसाधन का सही अगर प्रयोग उपयोग करे तो बहुत कुछ किया जा सकता है, पूरी तरह इसलिए से मैंने समाज अजित को में बदला जाना जा पसंद सकता है। किया। तो सोशल वर्क में आपका शुरू से ही दिलचस्पी रहा है हाँ, हाँ, वो तो मैं और कहा जाता है कि समाज से हम जितना लेते हैं उतना लौटाना भी चाहिए। तो ये आपने शायद जो है आपने मिसाल खड़ा किया है क्योंकि आपने वहाँ वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया हुआ है, बच्चे जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और उस समय आपने संकल्प कर लिया था कि बच्चे शायद गाँव के जो है छत वाले स्कूल में पढ़ाई करेंगे। शायद छत तो वाला लोग स्कूल ही नहीं है, तो बता दो 4 एकड़ में कैंपस है, हुँ, हुँ। वहाँ पर 2 नेशनल खेल हो चुका है, 25 राज्यों की लड़कियाँ, 27 राज्यों की लड़कियाँ आके खेल के गई हैं और सारे कमरों में मार्बल है नीचे, पंखा लगा हुआ है और जनरेटर बैकअप है, लाइन जाता है तो तुरंत जनरेटर चालू हो जाता है और स्मार्ट क्लास है, कंप्यूटर रूम में जो कंप्यूटर क्लास है उसमें 30 कंप्यूटर लगे हुए हैं, वाई-फाई है, एकदम मॉडर्न तो जैसा वर्ल्ड क्लास जितने जैसा भी सीबीएसई का पटना के शहर शहर में पाते होंगे जैसा विद्यालय, वैसा विद्यालय हमारे गाँव में है। हाँ, केवल लड़कियों से फीस नहीं ली जाती, इतना ही फ़र्क है। लड़कियों से फ़ी नहीं लेते हैं लड़कियों आप। से फी नहीं लेते हम। पूरी तरह से मुफ़्त है लड़कियाँ शिक्षा बिल्कुल मुफ्त शिक्षा कि पाती हैं। 10वां 12वां कितने क्लास तक जो है? नर्सरी से 12th तक। अच्छा, बस एक ही शर्त है कि बच्ची का एडमिशन जो है 4थी कक्षा तक कराना पड़ेगा। अच्छा, 5वीं में कराने आइएगा तब नहीं देंगे, तब काफ़ी फीस लेंगे क्योंकि जब शुरू से इसको नहीं तैयार किया, अचानक आप कहीं से आए और खर्चा बचाने के लिए चले आए, इसका मतलब आप हमको बेवकूफ़ समझ के आ रहे हैं। अगर आप हमको समझते हैं कि नहीं हम आपके बच्चे की रक्षा करेंगे, तो आप कम उम्र में उसको हमारे यहाँ दाखिला कराइए ताकि लंबे समय तक उसको हम तैयार कर सकें। बहुत आपका बेटी पढ़ाओ तो बात शुरू की है लोग 14 में फिर 14-15 में। हाँ, मैं 2011 से मेरा बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ। अच्छा, हमारे यहाँ बेटियाँ खेलती हैं, खूब जम के खेल होता है हमारे यहाँ। सुबह-शाम देखिएगा तो 100 से ऊपर बच्चियाँ आके खेलती हैं, नेशनल कोच रखा है मैंने खेल सिखाने के लिए। तो बहुत बड़ी बात है कि आपने जो बीज रोपा हुआ था उसके फल भी मिल रहे बहुत हैं, अच्छे फल आईआईटी में भी बहुत जा अच्छे रहे हैं, हाँ, स्पोर्ट्स में भी जो है 2 अपना नाम लड़के कमा वहाँ से आईआईटी गए हैं, तो लड़कियाँ तो नहीं जा सकी हैं, लेकिन लोग 2 लड़के हमारे वहाँ से आईआईटी गए हैं। राजनीति में आप नहीं होते तो अभी अब क्या कर रहे होते? इसका कुछ आपने प्लान किया होता या आईआईटी वाले, इंजीनियरिंग वाले ही जो है अपने सेक्टर मैं होते? राजनीति में नहीं भी होता तो भी व्यवसाय तो मैं कर ही रहा था, आज भी मेरा व्यवसाय बड़ा सफल व्यवसाय है, बेटे सँभाल रहे हैं। तो व्यवसाय के साथ-साथ मैं वही जो समाज सेवा वाली कार्य करता। आई वाज़ क्वाइट हैप्पी विथ दैट, मुझे कोई शिकायत नहीं थी। ऐसा नहीं कि कोई तकलीफ में मैं आकर राजनीति में जॉइन कर दिया। मुझे लगा कि अब ये समय आ गया है कि मुझे ग्रामप्रस्थ करना चाहिए। जैसे पहले के लोग वानप्रस्थ करते थे, हुँ, वनों को हुँ, जाते हुँ। थे, तो मुझे लगा जब मेरे बच्चे गृहस्थ हो गए और सब ज़िम्मेवारी से मैं निवृत्त हो गया, तो राइट टाइम टू गो बैक टू रूट्स, मतलब अपने गाँव में अपने जो जड़ों की तरफ जाने का समय है। और हम केवल दोष लोगों को दोष देते रहेंगे। चाहिए बताइए, मेरे बिहार को ठीक करने के लिए क्या अमेरिका से लोग आएँगे? नहीं, यहीं के लोगों को मेरे लग रहा गाँव को ठीक करने के लिए क्या गुजरात से लोग आएँगे? मेरे गाँव को अगर मैं ठीक नहीं करूँगा, मैं प्रयास नहीं करूँगा, मैं प्रयास करूँगा तो मेरे साथ और भी लोग आ सकते हैं। है, जुड़ जाएँगे, कारवां लेकिन पूरे जब मैं ही नहीं प्रयास करूँगा, तो मैं केवल छाती पीट-पीट के लोगों को गाली दूँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं बदलने वाला है। मैंने कहा चलो छोटे स्तर पे करते हैं, कम से कम अपने गाँव का ही करते हैं। मेरे गाँव में जाने की सड़क नहीं थी अच्छा। और आज 8 सड़कें हैं। 8 में से कोई भी सड़क चुन के आप मेरे गाँव जा सकते हैं। ये आपके जब राजनीति में आने के बाद जो है सब वहाँ सब सब चौमुखा पिछले विकास हुआ या सब पिछले 6-7 वर्षों में हुआ है। अच्छा, आपने बताया कि स्कूल में आपने पढ़ाई की, फिर बंगाल में आप चले गए। कुछ उस समय का जो है आपको किस्सा कहानी याद है, कुछ शरारत याद है, जिसकी चर्चा जो है आप शायद कहीं नहीं किए होंगे? हाँ, नहीं किया है लेकिन कैमरा पे नहीं किया है। क्योंकि बताया मैं बहुत निर्धन परिवार से था। ऊपर से पिताजी कोई बहुत खास बिज़नेस नहीं कर पा रहे थे और हमारे जितने साथी-संगाती थे वो सब जो है पढ़ाई छोड़कर सब कुछ करते थे। तो उन दिनों सिनेमा का टिकट ब्लैक करने का चलता था। अच्छा, तो मैं भी होशियार था, मैं उनसे ज़्यादा होशियार था जो लोग ब्लैक करते थे। तो हमने कहा कोई हर्ज थोड़ी ही है, शुक्र, शनि, रवि 3 दिन जो है कुछ टिकटें ब्लैक कर लिया जाए, क्या दिक्कत है? पॉकेट खर्चा निकालने के पॉकेट लिए। खर्चा निकल जाएगा। तो मैंने करीब उसमें मैं 8वीं कक्षा में था। हाँ, 8वीं कक्षा में था, 1975 की बात है, जब इमरजेंसी लगा हुआ था। हुँ, हुँ। मुझे याद है कि अंतिम मैंने शोले का टिकट ब्लैक किया है। अच्छा, तब लेकिन बुद्धि हो गई कि ना मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। ये मैं 10-12 फ़िल्मों का टिकट मैं सिनेमा हॉल पर धोखा 5 किया हूँ। ये अनुभव है मेरे पास में। तो चहेते होंगे आपके अमिताभ बच्चन? निश्चित रूप से हम लोग का दौर ही था, अमिताभ बच्चन का दौर था। राजेश खन्ना का दौर तो हमारे पहले निकल गया था। अमिताभ बच्चन के ज़माने से 1974 से जब से जंजीर रिलीज़ हुई, तब से अब तो ख़ैर पिछले 10-12 वर्षों में ज़्यादा सिनेमा देखना नहीं हो पाता है। अमिताभ भी बूढ़े हो गए हैं। हुँ, हुँ। देखिए अमिताभ के जवानी की कोई फ़िल्म ऐसी नहीं होगी, चाहे बुढ़ापे में भी कुछ उनकी जो फ़िल्में आई हैं,
तो आप अमिताभ का मैं फैन रहा हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं। तो जब आप अभिनेता के ज़िक्र कर ही दिए, तो अभिनेत्री भी तो कोई ख़ास आपकी पसंदीदा रही होंगी? अभिनेत्री में हमको रेखा पसंद रही है हमेशा। रेखा हमेशा बिल्कुल। से पसंद रही है। मिलने का कभी मौका रेखा मिला? नहीं, वो तो खैर नहीं मिला, मिलना-जुलना, फैन नहीं हूँ किसी का कि मतलब कि मिलने की कोशिश भी करूँ, अगर रास्ते में कहीं मिल भी जाएँगे तो रुक कर देखूँगा नहीं, वो अलग बात है। अच्छा। लेकिन ये था कि उनकी अदाकारा मुझे, मैंने उनकी जो ख़ास करके उनको वो जो फ़िल्म थी खूबसूरत, हुँ, वो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो वही देख के आप जो खूबसूरत है बहुत पसंद आई थी फ़िल्म। खूबसूरत में जिस तरह का उन्होंने किया है एक्टिंग, वो मैं नहीं समझता कि कोई और कर पाता, उतना बिंदास अंदाज़ में जो उन्होंने किया। ठीक है, ऋषिकेश मुखर्जी भी थे, लेकिन वो हुआ। और एक और जो एक्टर मुझे बहुत पसंद रहे हैं, वो है धर्मेंद्र। चुपके-चुपके फ़िल्म में कभी नहीं भूलता, अभी भी चुपके-चुपके कहीं भी कई देखने बार को देख मिलता है तो मैं देखता ज़रूर हूँ। उतना हल्के-फुल्के तरीके से ऋषिकेश मुखर्जी ने जिस तरह से गुदगुदाया है, हुँ, हुँ। माने उसमें छोटे-छोटे जो जैसे असरानी का या क्या कहते हैं, अमिताभ का तो खैर विशेष रोल रहा है। और अच्छी फ़िल्म सभ्य देखने कॉमेडी का एक जो है बहुत सॉफ्ट बहुत ही कॉमेडी, हाँ। खैर ऋषि दा तो बहुत, उनकी सारी फ़िल्में वैसे छोटी-सी बात हो चाहे जो भी हो, ऋषि दा के तो वैसे ही फ़िल्में होती थी। एक और एक्टर मुझे बहुत पसंद आया, बड़ा हल्का-सा करने वाला, अमोल पालेकर, अमोल पालेकर तो गोलमाल वाले। मुझे ना तो है, वो ज़माना था। तो कभी इस तरफ भी आपकी जो है रुझान हुआ कि फ़िल्म लाइन में भी जो है, क्योंकि अक्सर जो हम लोग फ़िल्म देखते हैं तो इंटरेस्ट तो हो ही जाता है नहीं, समय काल के मैं अकॉर्डिंग। बड़ा क्लियर था कि मुझे क्या करना है। हुँ, वो सब फालतू की चीज़ें नहीं आई। ना भगवान ने ऐसा चेहरा मोहरा दिया है, ना वैसी आवाज़ दी है, और ना वैसा कोई फ्री था मैं, काम जितना इतना काम था कि फिर फुर्सत कहाँ थी उन चीज़ों के बारे में सोचने की। अनवाइंड करने के लिए ज़रूर फ़िल्में देखता था, इसमें कोई डाउट नहीं कि फ़िल्में मैं ज़रूर हर हफ्ते जो भी नई फ़िल्म आती थी देख ज़रूर लेता था, ख़ास करके फ्रेश होने के लिए फ्रेश अमिताभ की एंटर फ़िल्म ज़रूर देखता था, ऋषि दा की कोई फ़िल्म नहीं छोड़ता था, अच्छा, वो चाहे वो आनंद हो, चाहे मिली हो, इस तरह की सारी फ़िल्में मैं देखा हूँ। एंटरटेनमेंट की हम लोग बात कर ही रहे हैं, तो और भी आपके शौक होंगे, आपके खाने में क्या शौक है? खाना बनाते भी हैं कोई ख़ास जब आपको फुर्सत का पल होता है तब? मैं हूँ शुद्ध शाकाहारी, मेरे बाबूजी शुद्ध शाकाहारी थे, मैं भी शुद्ध शाकाहारी रहा, और मुझे गोरस बड़ा पसंद है। अच्छा, मतलब दूध, दही, घी का बना हुआ चीज़ शुरू से बचपन से ही, जैसे बाबूजी थे तो मैं दूध रोटी और दूध भात ही खाया करता था। इसके बाद से लेकिन वेजिटेरियन में कोई भी खाना मुझे पसंद है। मैं वेजिटेरियन में मुझे नहीं है ध्यान कि कोई ऐसा चीज़ हो जो मैं नहीं खाता हूँ। एक केवल बीटरूट छोड़ के, वो चुकंदर जो होता है ना, पता नहीं क्यों हमको वो जमता नहीं है। वो चुकंदर छोड़ के मैं कोई भी, चाहे वो करेला हो, चाहे जो भी हो, बड़ा शौक से मैं खाता हूँ। और तेल-वेल का सामान थोड़ा कम खाना पसंद करता हूँ, लेकिन उसमें भी जैसे समोसा वगैरह है, कचौड़ी है, तो फिर मन नहीं मानता है। अच्छा, समोसा, कचौड़ी ज़रूर खा लेता हूँ, थोड़ा ही सही। और मेरा सबसे फ़ेवरेट चीज़ जो है वो है पाव भाजी। पाव भाजी, हाँ, ये शौक तो आपको बनाना तो मुझे नहीं आता, लेकिन पाव भाजी में बैठ के बड़े प्रेम से बनवाता हूँ और खाता खिलाता हूँ। ये आपके हॉस्टल से आपने ये नहीं, कभी अडॉप्ट किया है? खाया अच्छा लगा, तो लगा कि नहीं ये डिश जो है। क्योंकि हम और लोग के दूसरा तो जो मेरा सबसे जो पसंदीदा है, कहिएगा पाव भाजी से बढ़ के तो है, तो वो है लिट्टी-चोखा और साथ में खीर। अच्छा, ये और अपना मतलब देसी स्टाइल में गोईठा का बना हुआ लिट्टी यहाँ बनता है। हुँ, यहाँ हम लोग रेगुलर करते हैं, कभी-कभी पार्टी भी रखते हैं लिट्टी-चोखा का। तो लिट्टी-चोखा और खीर साथ खीर में। रहेगा। लिट्टी-चोखा खाइए और 1-1 कटोरा खीर खीर पीजिए। कौन तस्मई वाला खीर? तसमई खीर एकदम बिल्कुल 10 किलो दूध में 200 ग्राम चावल डाल के बनेगा। अच्छे खासे में लोग जुटते होंगे जब आप पता आते चलता हैं, होगा कि अब 50, 60, 70 लोग आते हैं यहाँ पे। हमारे मित्र लोग पूछते रहते हैं कि कब रख रहे हो पार्टी भाई? अभी ड्यू हो गया, बरसात का समय आ गया, करना पड़ेगा किसी दिन। आप बिज़नेसमैन भी हैं, राजनीतिक जीवन में भी जी रहे हैं। इन दोनों के बीच में संतुलन आप कैसे करते हैं? बड़ा आसान है, मुझे बेटन पास करना आया। बेटन जान देख रहे हैं? रिले रेस जो होता है, तो रिले रेस में क्या, जो पहले दौड़ता है ना, उसके हाथ में एक डंडा रहता है, उसको बेटन कहते हैं। जब वो अपना हिस्से का, जैसे मान लीजिए 4 इंटू 400 होगा या 4 इंटू 100 होगा, तो अपने हिस्से का जब दौड़ लगा लेता है तो अपने पीछे दूसरे वाले को खिलाड़ी को पकड़ा देता है। हुँ, फिर वो साइड हो जाता है, हुआ दौड़ता है, फिर वो ऐसे ही अपने हिस्से का दौड़ कैसे करके होता है, फिर पूरी टीम जीतती है। तो मुझे बेटन पास करने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं हुई। मैं जब 2013 में मैंने मन बना लिया कि मैं फुल टाइम राजनीति में उतर जाऊंगा, तो मैंने अपने बड़े बेटे से कहा, तो वो था एबिंगडन में, ऑक्सफोर्ड शहर में पढ़ाई भी कर रहा था, पढ़ाई कर लिया था, वहीं पर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था, 5 वर्षों से वही था। हमने कहा बेटा अब हम जा रहे हैं गाँव। बड़ा अच्छा मैंने एक प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कर दिया है, बहुत सारे लोगों की रोज़ी-रोटी से जुड़ी हुई है, सैकड़ों की संख्या में। अगर तुम आके इसको चलाओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं चलाओगे तो मेरा भी चलाने में मन नहीं है, तो मैं इसको करूँगा बंद।
और बेच बाच कर जो है वो पैसा बैंक में रख के जाके मैं गांव में अपना जो समाज सेवा राजनीति है करूंगा, क्योंकि तुम तो कोई आओगे नहीं लौट के, तो तुम लोग तुम्हारे बच्चों के लिए मुझे कमा कर यहाँ बैंक में रखने की कोई इच्छा नहीं है। खुद ही वो सफल है, खुद ही हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहा था, बढ़िया, वो सॉफ्टवेयर कंपनी में था, वहाँ पर अबेंडन में उसने अपना घर ले लिया था संभवतः, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, शायद घर उसने बुक कर लिया था, यहाँ बड़ौदा में उसने एक फ्लैट ले लिया था। सफल प्रोफेशनल था तो निकाल ही लेता। 26 साल की उम्र जब उतना कर लिया था तो बाकी में तो बहुत कुछ कर लेता। तो तो काबिल वो लड़का है, इस मामले में बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरे सारे बच्चे काबिल हैं। एक चीज देखा जाता है कि जो बिहार छोड़कर चले जाते हैं वो खासकर अपने परिवार को बाहर ही शिफ्ट कराने चाहते हैं, तो चाहते बोले नहीं है, होंगे। मजबूरी है, और सारी सुविधाएं हमारे बिहार में, तो क्यों हमारा परिवार कलकत्ता में रहता, नहीं होने के चलते हैं। तो आपको भी तो बुला ही रहे होंगे। मैं भी अगर मुझे पढ़ाई अगर चौथी कक्षा के बाद भी अगर यही मिल गया होता तो बाबूजी हमको हावड़ा क्यों ले गए होते, नहीं रहने के चलते नहीं जाना पड़ा। संसाधन की कमी। एक बार वहां गए, वहां पले बढ़े, वहां की आदत पड़ गई, तो फिर गाँव कौन जाता है? जो जहाँ एक बार जम जाता है, जो पेड़ जहाँ लग जाता है तो उखाड़ के थोड़ी के जाकर दूसरी जगह लगाया जाता है, वो तो मजबूरन कभी ट्रांसप्लांट करना पड़ता है या काट के फेंकना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली जो जहाँ एक बार दस बस जाता है वहीं का हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो दिल्ली में देखिएगा तो अब वो गांव का जमीनें बेच रहे हैं, मैं खुद ही खरीदता हूँ, अपने गांव के कितने लोग जमीन खरीद लिया। हर गांव के लगभग लगभग हर यही स्थिति हर है। गांव की यही कहानी है। तो स्थिति ये है कि मेरा मानना है कि बिहारियों को दोष मत दीजिए, अगर दोषी है तो हम लोग नेता लोग हैं कि हम लोगों ने ऐसा कुछ कारण नहीं छोड़ा कि लोग यहाँ लौट के आए या लोग यहाँ ठीक से रह पाए। सुधार हुआ है, नो डाउट, पिछले 20 वर्षों में बहुत सुधार हुआ है, खासकर इंफ्रा पर जिस तरह से काम चल रहा है, आधारभूत संरचना पर जिस तरह से काम चल रहा है। मुझे याद है 2010 में जब मैं आया था तो गांव सेम डे गांव जाके लौट जाना सपना भी, कल्पना भी नहीं कर सकते थे। 6 घंटे में गांव पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है। मैं दिन 2010 की बात बता रहा हूँ, दिन 5 भर वगैरह के पहले तो बहुत ही बुरा हाल था, 100-200 किलोमीटर में दिन भर लग जाता था। कल्पना नहीं कर सकते थे कि आप जाके लौट भी आओगे। और आज जो है वो 2 घंटा नहीं लगता, गांव पहुंच जाता हूँ। और जिस तरह से कभी एक्सप्रेसवे का जाल बिछने जा रहा है, मैं कल ही गया में जो भाषण दिया था गडकरी जी ने, मैं सुन रहा था कि 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है, जिसका टारगेट है सबके सब 2029 के पहले कंप्लीट हो जाए। जितने पुल, इतना पुल पुलिया कभी बनते हुए नहीं देखा हमने। 6 लेन की सड़कें, 6 लेन का पुल, अभी बरौनी गया था 1.5 घंटा लगा। तो ये सब चीजें जो हुई है, निश्चित रूप से अब इस रास्ते पे आ गया है बिहार कि अगर गुड गवर्नेंस मिले और जो 2-4 चीजें जो छूट गई हैं, जैसे स्वास्थ्य पर काम हुआ है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा डॉक्टरों और नर्सों की जरूरत है, जो कि वो भी किसी कारण से ही नहीं है। जब कभी मेडिकल कॉलेज खुले ही नहीं तो कहाँ से आपके पास में डॉक्टर आएंगे? मेडिकल कॉलेज खुलना शुरू हुआ पिछले 4-5 साल के अंदर में, तो जब वहां से जब बच्चे निकलना शुरू होंगे तो डॉक्टर की सप्लाई हो जाएगी। संख्या बढ़ेगी। जैसे हर जिले में खोलने का जो काम चल रहा है, तो आने वाले 10 वर्षों में हमारे पास डॉक्टर नर्सों की भी कमी नहीं रहेगी। तो वो देख रहा हूँ कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो अगले 10 वर्षों में अपने हाथ में आ जाएगी। अरे यहाँ केरल का डॉक्टर आके काम नहीं ना करेगा, केरल डॉक्टर से ही भरे पड़े हुए उधर से ही आते हैं, साउथ आते से। कि आपने खोला ही नहीं, संस्थान ही नहीं खोला। संजोग से जीएनएम के लिए ये यहाँ सरकार सिर्फ भी के लिए बहुत देर से जागी है, बहुत तेजी से अब काम हो रहा है। हम तो देख रहे हैं हर जिले में या तो मेडिकल कॉलेज शुरू हो गया है या ये 15 के बाद से परिकल्पनाएं शुरू ये हुई। परिकल्पनाएं शुरू हुई है। तो जब डबल इंजन की सरकार हुई उसके बाद से इस पर हाथ लगा है, और चूंकि बहुत पिछड़े हुए थे इसलिए आगे बढ़ने में, प्लस ऊपर से क्या हुआ, सड़कों की जो बात बता रहा हूँ, तो बीच में 2 बार जो गठबंधन टूटा, ये हुआ, उस चलते थोड़ा गडकरी जी ने तो बाकी राज्यों में बहुत सारी सड़कें बनवा दी, हम उत्तर पिछड़ गए। प्रदेश तो काफी जो है हम उत्तर लोगों से प्रदेश आगे। हम तो जहाँ जाते हैं, उत्तर प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ जाइए वहाँ देखिएगा तो सड़कों की जाल बिछ चुकी है। हमारे यहाँ अब बिछ रहा है, ग्रीनफील्ड वहां जो दिया जा रहा है हर बिहार जगह में ग्रीन अब फील्ड, शुरू हो। यहाँ भी अभी 7-8 सड़कें ग्रीन फील्ड में काम हो रही है। पूर्णिया एक्सप्रेसवे और जो है पूर्णिया ही कॉरिडोर। क्यों, आपका गोरखपुर से हल्दिया, गोरखपुर से सिलीगुड़ी, रक्सौल से हल्दिया, बनारस, ये बक्सर से कलकत्ता, पटना से पूर्णिया, औरंगाबाद से रक्सौल, इस तरह की जो सड़कें बन रही हैं वो कुछ का नाम बता पाया, कुछ के नाम छूट गए। जब ये सब सड़कें बनेंगी तो निश्चित रूप से रोजगार भी सृजन हो रहा है उसके साथ में, और जब ये सब चीजें बन जाएंगी, जिस आज बता रहे हैं हम लोग, पोर्ट बहुत दूर पड़ता है। आज अगर देखिए ये जो हमारा रक्सौल से हल्दिया जो बन रहा है एक्सप्रेसवे, जो बेगूसराय वगैरह होते हुए जाएगा, आप इस सड़क पर कहीं भी प्लांट बना लीजिए, रात के रात आप पहुंच जाएंगे हल्दिया, जो पहले संभव नहीं था। ट्रांसपोर्टेशन जो इजी ट्रांसपोर्टेशन होगा, बहुत क्योंकि कहा जरूरी भी है, जाता है कि 100 किलोमीटर हर घंटे के रफ्तार से हमारी रफ्तार बढ़ती है, तो विकास भी उसी तो तेजी से उसी बढ़ता है। हिसाब से बनता है। आज जो जो जितने एक्सप्रेसवे बन रहे हैं सब में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, मैंने गजब का हो गया भाई। हम तो देख रहे थे कलकत्ता, जिस दिन कलकत्ता एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा हम नहीं जाएंगे हवाई जहाज से,
और यहाँ में जाके 1 घंटा पहले पहुंचो, बैठो, जहाज पता नहीं कब उड़ेगी, आजकल तो एक्सीडेंट भी बहुत होने लगा है। इसके बाद से जो है वहां पहुंचो, फिर वहां से घर जाओ, फिर वहां गाड़ी खोजो। क्यों भैया, टाइम यहीं टेकिंग से बैठो गाड़ी में, 4 घंटे 4.5 घंटे में पहुंच जाओ, कोलकाता पहुंच कलकत्ता जाएंगे। पहुंच जाओ। रास्ते में काम भी करते रहो, बीच में किसी से मिलना है तो मिलते हुए जाओ, ब्रेक जर्नी भी लो। तो ये चीजें जो है वो हो रही है। अब सुविधाएं आई मिलती सी ए लॉट ऑफ गुड थिंग्स हैपनिंग। इसका समय लगेगा, लेकिन पहली बात तो यह है कि प्रयास सही दिशा में अब शुरू हो गया है। पिछले 10 वर्षों में काफी आगे बढ़े हैं हम। बहुत साफगोई के लिए भी जाने जाते हैं और इन्होंने बेबाकी से बोले कि अगर बिहार पिछड़ापंथ है तो कहीं न कहीं नेताओं का इसमें हाथ है। तो ऐसे नेता कम ही बोलते हैं। ये तो अब तक बातचीत हुई, आपकी बचपन की बातचीत हुई और उसके बाद राजनीति में आपकी एंट्री कैसी होती है। अभी आप काफ़ी चर्चा में थे, जनसुराज को लेकर चर्चा में थे, प्रशांत किशोर के कंधों में आपने सहयोग किया। तो आप जनसुराज से कैसे जुड़े, कैसे उनका साथ दिया? इसको ज़रा बताइए कि क्या वो पूरी-पूरी अ, प्रकरण था, क्या यात्राएँ थी, कैसे आप उनसे प्रभावित हुए या क्या आप सोच रहे हैं? देखिए, राजनीति में तो मैं आ गया था जरूर, लेकिन राजनीति के परिपक्वता मेरे अंदर नहीं थी। परिपक्वता का मतलब राजनीति में सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए, सफल होने के लिए जो गुण चाहिए वो मेरे अंदर नहीं है, आज भी नहीं है। क्योंकि मुझसे ऐसा वो क्यों नहीं हो आपको लगता पाता है? जो लोगों को कर, समझ लीजिए, इशारे में बात समझ लीजिए कि वो गुण मेरे अंदर नहीं है। मैं अ, राजनीति में सफल होने के लिए बहुत कुछ ऐसी चीजें जो करनी पड़ती है मैं नहीं कर सकता, और कहीं जो आपकी नहीं करनी चाहिए मैं कर बैठा, कहीं आपकी बेबाकी तो नहीं है? और जो नहीं करनी चाहिए मैं कर बैठा। वो क्या कर बैठा कि अगर कोई ओपिनियन है तो मैंने रख दिया। ये नहीं करना चाहिए था। ये मुझे अब लग रहा है कि वो अपरिपक्वता थी। अगर कोई चीज पसंद नहीं आ रहा है और आप किसी दल के नियम से बंधे हुए हैं, तो नियम के अनुसार आप चुप तो रह ही सकते हैं कम से कम। लेकिन मुझे लगता था कि नहीं यार, हड़बड़ी में था, बिहार को जल्दी से तरक्की कराना है, जल्दी से विकास करना है, तो मैं बातें रख दिया करता था। पार्टी मंच पे नहीं, आप सार्वजनिक मंचों पे हर जगह हर करता, मुद्दों पे पार्टी मंच में भी खुलकर बात करते मैं तो थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से भिड़ गया था। 2019 में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से भिड़ गया था एक मुद्दे पर, और क्या था वो पूरा मामला? अब छोड़ दीजिए। था वो एक क्षणिक मामला था जिसका निराकरण भी हो गया, लेकिन मेरी भाषा थोड़ी ठीक नहीं थी। मैं बड़ा उग्र होकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कर रहा था, जिसकी मुझे सजा मिली 2022 में। टिकट काट दिया गया मेरा, और टिकट कट गया, लेकिन मैं सारण की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन लोगों ने हमें कहा कि नहीं आप लड़िए, निर्दलीय लड़िए। और निर्दलीय लड़कर जितना परसेंट वोट मैं पाया, मुझे ज्ञान नहीं है कि किसी भी चुनाव में पूरे इंडिया में कहीं भी कोई निर्दलीय हो को उतना प्रतिशत वोट पाया हो। मैं उतने भारी प्रतिशत के मत से मुझे निर्दलीय लगता के है रूप कि में। पहला रिजल्ट आप ही का आया हुआ था, और पहले ही पहला अनाउंसमेंट हो गया तो था कि वो तो 2015 की बात है, जो पहले पहले आ गया था। इसमें थोड़ा समय लगा था, लेकिन वहाँ पे पहले वालों में से ही था। मतलब पहले 2-4 जो रिजल्ट आए थे उसी में था। तो प्रथम वरीयता से 56% वोट लाके जीता था, तो नेचुरली तो होना ही था। बाकी लोगों में द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता गिनती हो रही थी, समय लग रहा था। तो लोगों ने जिताया, और उसी समय अप्रैल का महीना है ये, मैं जब जीता 2 मई को प्रशांत जी आ गए। प्रशांत जी ने मुझे खबर भिजवाया, मैं मिला। जो बातें उन्होंने की मुझे काफ़ी जमा कि हाँ, बिहार के लिए कुछ करना चाहिए। अब ये तो प्लेटफ़ॉर्म रहा नहीं जिससे मैं जुड़ा था। हालाँकि मैं नरेंद्र मोदी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, आज भी लोग भक्त कहते हैं तो मुझे खराब नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत के लिए किया, और जिस तरह से हम भारतीयों का मान बढ़ा है। हम तो अमेरिका में, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं आईआईटी वाले, जाएँगे कि तो वो भी बताइए कि वो लोग बीजेपी जो से क्यों बातें बिगड़ी? करते हैं, बिगड़ी बात नहीं बताना चाहेंगे। तो मेरे तल्खी हो गई थी हमसे। हमने मुद्दा मेरा सही था, अमित शाह जी से हुआ निदान था? भी, हाँ, मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष तभी वही थे। उन्होंने निदान भी कर दिया, लेकिन 2-3 दिनों के अंदर 2 बार मेरी आधे-आधे घंटे की मुलाकात हुई, और दोनों मुलाकात में मैं एक तरह से एग्रेसिव था। मैं एग्रेसिव होकर बात कर रहा था। वो अपरिपक्वता मैं कहूँगा। मैं तो इतना मुद्दे से इतना ना ज़्यादा मैं इमोशनली अटैच अटैच हो हो गए गया थे। था कि मैं इमोशनली अटैच होकर मेरी भाषा जो है, भाषा नहीं, तरीका मेरा कंट्रोल में नहीं था, ठीक नहीं था। मैं भी उनकी जगह रहता तो मुझे बुरा लगता। तब आपको अफ़सोस लगता है। नहीं, अफ़सोस नहीं था, सीखता हूँ। मैं कभी किसी चीज़ का अफ़सोस नहीं करता। गलतियों को अगर आप पहचान लीजिएगा तो दोबारा नहीं कीजिएगा, सीख लीजिएगा। तो मैंने सीखा, इसमें कोई संदेह नहीं कि मैंने सीखा कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये प्रशांत जी की बात बता रहे थे। प्रशांत जी के यहाँ से सूचना आई, मैं मिला उनसे। मुझे लगा कि ये तो बड़ा अच्छा एक अभियान शुरू हो रहा है। बढ़िया अभियान है, जो बातें करते हैं, बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, और अगर उस पर अमल कोई भी करे तो बिहार का भला हो जाएगा। मैंने कहा व्हाई नॉट? चलो, वो नहीं रहा, पहला प्रयोग फेल हो गया, इसका मतलब थोड़ी कि सारे प्रयोग फेल हो जाएंगे। मैं प्रशांत जी के साथ जुड़ गया, पदयात्रा में भी कुछ दिनों तक साथ में रहा। पूरे जब तक वो सारण चंपारण की यात्रा कर रहे थे,
तब मैं काफी जुड़ा रहा। बल्कि उसी समय एक उपचुनाव आया सारण चंपारण के शिक्षक क्षेत्र का, तो उसमें हम लोगों ने एक उम्मीदवार भी खड़ा किया। उस उम्मीदवार का को चलाने की जिम्मेदारी मुझे मिली। मैं पूरे इलेक्शन का मैं ही इंचार्ज था। प्रशांत जी की टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी, लेकिन पूरे चीजों सारण को कमिश्नरी में पूरा सारण आप सारण ही कमिश्नरी नहीं, नेतृत्व। सारण चंपारण दोनों अच्छा, कमिश्नरी दोनों को लिया। पूरा देखना, उस कैंडिडेट को मतलब हैंड होल्डिंग करने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं ही फेस था और चुनाव लड़े और जीते, बढ़िया से जीते। हम जीत हुई थी जीते पहली जीत। इसके बाद से जब वो वैशाली वगैरह, जब हमारे सारण चंपारण से निकल के आगे बढ़े, तो धीरे धीरे दूरी बढ़ती चली गई। जब जितने दूर चले गए तो मेरे लिए भी जाना आसान नहीं था। मैं यहाँ के संगठन में काम करने लगा, काफी मजबूती से काम करने लगा। लेकिन मुझे बड़ी निराशा हुई जब वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि मुझे बड़ी विश्वास है कि लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। मैं स्वयं भी एक उम्मीदवार देख। उम्मीदवार था, मैं तैयारी कर रखा था उसके लिए, और सहमति से ही तैयारी कर रखा था, कोई ऐसा नहीं कि अपने मन से। बातचीत हुई थी इस दिशा में। वो भी कहते थे कि हाँ, हम लोग कुछ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 20-22 सीटों पर लड़ेंगे। तो तक आधा पूरा बिहार इसको कवर, लेकर 20-22 सीटों को लेकर रोड मैप बन चुका रोड था। मैप बना रहे थे। पूरी बात तो नहीं कहूंगा कि बन गया था, लेकिन कुछ सीटों का मुझे अंदाजा था कि कौन कौन लड़ेगा। जैसे उसमें कुछ जैसे एक मेरा ही था। सारण। नहीं, मेरा तो महाराजगंज। सारण से भी एक कैंडिडेट मोटा मोटी हम लोग फाइनल कर दिए थे। उसी तरह से चंपारण की 2-3 सीटों पर भी दिमाग में था कौन, 2-3 नाम थे। प्रशांत जी बाद में तय करते, लेकिन ये था कि घुमा फिरा के हम लोग उस दिशा में जा रहे थे। तभी अचानक जब उन्होंने 2023 के नवंबर दिसंबर में धीरे धीरे मन हटाना शुरू किया और जनवरी फरवरी आते आते ड्रॉप ही कर दिया, तो निराशा हुई। क्योंकि राजनीति में अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो फिर किस लिए है? अ, केवल अगर हम लड़ा, चुनाव तो राजनीति के लिए त्योहार हाँ, है इसमें तो। डरना ही है। तो मुझे लगा कि ये जो प्रयास हम लोगों ने जो 1.5-2 साल में किया था, वो फिर जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं फिर अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएंगे। हुआ भी और वही, एक जोश होता है। हुआ भी वही। बहुत से लोग थे जो कांग्रेस से आए थे, वो कांग्रेस में चले गए, राजद से आए राजद में चले गए, जो भाजपा से भाजपा में, जदयू वाले जदयू में। और मैं भी बैठ गया तो अच्छा तो नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा त्योहार हो रहा हो, उसमें हम लोग ना रहे। तभी भाजपा से मेरे पास फोन आया, काफी ऊपर के लेवल से फोन अच्छा, आया। दिल्ली से फोन आया था। नहीं, दिल्ली से नहीं आया था, पटना से ही था, लेकिन दिल्ली से परमिशन लेके ही था। दिल्ली से नाम सार्वजनिक नहीं करना रजामंदी चाहेंगे। से नहीं, छोड़ दीजिए। उसमें जो यहाँ जो लोग मैटर करते थे, जो अध्यक्ष थे या जो हमारे जो बड़े लीडर है, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, या प्रभारी है उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा सम्राट नहीं, चौधरी, संजय जायसवाल, नहीं, उस समय तो सम्राट चौधरी जी अध्यक्ष थे, विनोद तावड़े जी तावड़े जी भी हाँ, उस समय भी प्रभारी थे। प्रभारी थे, मंगल पांडे जी बड़े नेता है, मेरे छोटे भाई जैसे मित्र भी हैं। इन्हीं लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। मैं नाम लेना नहीं चाहता कि आपने नाम निकलवा लिया। मुझसे कहा गया कि आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो मुझे लगा कि भाई चलो, इतना तो भाव कम से कम मिला। लोग ये तो समझते हैं कि नहीं, मेरे सहयोग करने से चुनाव पर फर्क पड़ सकता है, या विरोध करने से चुनाव पर फर्क। हालांकि मैं विरोध नहीं कर रहा था, मैं न्यूट्रल बैठ गया था। लेकिन फिर मैं उतरा और ईश्वर की कृपा रही कि जो मेरे प्रभाव वाली सीटें थी, उन सारी सीटों पर हम जीते। शाहाबाद का बुरा हाल हो गया, लेकिन सारण में एक भी सीट हम नहीं आ रहे, सारी 4 की 4 सीटें जीते। तो ये निश्चित रूप से एक संतोष मिला। फिर लगा कि नहीं, पुराने घर में जब मुझे प्रतिष्ठा मिल ही रही है, अब मैं साइकोलॉजिकली जो है सोचूं कि नरेंद्र मोदी का भक्त होकर मैं उनके खिलाफ तो कुछ सुन नहीं सकता। अगर दूसरे दल में रहेंगे तो नियमों से बच कर कुछ ना कुछ तो आलोचना करनी ही पड़ेगी। चुप रहना पड़ेगा। चुप रहना पड़ेगा या आलोचना करनी पड़ेगी, या जहाँ आलोचना हो रहा होगा उस मंच पे बैठा रहूंगा। तो मैं कहा कि नहीं यार, वो नहीं होगा। नरेंद्र मोदी को अब आप जो खूब होगा मेरा, चाहते हैं, नहीं पसंद बिल्कुल, करते हैं उनके। हमारे देश के लिए मैं तो चाहता हूँ कि वो जो है और 100 साल राज करे। ऐसा अगर कोई मिले तो। हम देख रहे हैं ना वैश्विक स्थिति क्या बनती जा रही है, और भारत उसमें किस प्रकार का अपना स्थान पिछले 10-11 वर्षों में बनाया है। ये अपने सारे जितने जो भी है, मैंने जो मेरे व्यक्तिगत जो भी आकांक्षाएं होंगी, सबसे ऊपर है। देश। एक एक भाई, गर्व के साथ हम भारतीय हैं भाई। तो भारतीयों का जितना गर्व बढ़ेगा, आपका गर्व बढ़ेगा भारतीय के रूप में, तो मुझे खुशी होगी। इसमें कोई संदेह नहीं कि ठीक है, कमियां होंगी। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति कोई काम करेगा तो सब कुछ आपको पसंद ही आएगा। कुछ जरूर मुझे भी लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जिसको जो इतना अच्छा काम कर रहा है, उससे तो एकाध गलतियां होंगी ही होंगी। ऐसा थोड़ी है कि इंसान से गलती नहीं होगी। तो कुछ गलतियां भी हुई हैं, लेकिन इतना अच्छा काम किया, इतना बढ़िया काम किया है। और सारी विपरीत परिस्थितियों को होते हुए भारत ने जिस तरह काम किया, जिस तरह का आधारभूत परिवर्तन हुआ है। ये जीएसटी क्या समझते हैं, छोटी चीज थोड़ी थी जीएसटी ला देना। और उस जीएसटी के चलते आज इसकी देखिए चर्चा तो काफी समय पहले से चल रही है, कांग्रेस की सरकार से ही चल रही देश की थी। आर्थिक व्यवस्था कहाँ चली गई। आज जीएसटी जब स्टेबलाइज हो गया है, डिजिटल इंडिया, किसी को कल्पना भी नहीं थी कि भारत जैसे देश को डिजिटल इंडिया बनाया जा सकता है। आज जो यूपीआई जो हम लोगों ने बनाया है, अब ये तो चूंकि मैं इंजीनियर हूं, मैं समझ रहा हूँ। बाकी लोगों को तो
जीडीपी भी समझ में नहीं आता है, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। जीडीपी पूछ दिया, जीडीपी का फुल फॉर्म तीसरे क्या होता चौथे स्थान पे हम लोग है? आ गए। जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ दिया तो नहीं बता नहीं पाएंगे, बता पाएंगे। डेफिनेशन तो बहुत बात की बात है। तो लेकिन हम समझते हैं कि यूपीआई कितना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन रहा है। ये जो आधार कार्ड का इतना बड़ा जो खड़ा कर आधार दिया, कार्ड का पूरा परियोजना ये तो कांग्रेस का ही। कोई किसी ने किया हो, उसको तो आगे बढ़ाया गया ना भाई। आधार कार्ड बन गया, उसको जब तक आप जनधन अकाउंट और मोबाइल से नहीं जोड़ते, बीच में यूपीआई का प्लेटफॉर्म नहीं देते तो क्या करते हो, पहचान पत्र बनकर आ जाता। उतना बड़ा बायोमेट्रिक का जो संग्रह किया गया है, उसको जब तक आप जनधन अकाउंट, एक आदमी का अकाउंट खुल जाना, उसके अकाउंट में सीधे पैसा जाना, मोबाइल फोन के माध्यम से बैंकिंग करना, माने बैंक एट एवरी डोर हो जाना, हर आदमी के हाथ में बैंक को पहुंचा देना, ये तो क्रांति है। क्रांति है। अभी नहीं हो पाया दूसरे देशों में। यूपीआई ने जो यूपीआई हमारे तो यहाँ कई कर दिया, वो भी नहीं हो पाया। अभी भी आप जाइएगा अमेरिका में भी देश ले रहे ये हैं। पॉसिबल नहीं है। यूपीआई तो डिजिटल इंडिया अपने आप में कितना बड़ा, बाकी तो सैकड़ों योजनाएं हैं, तो हर योजना में कुछ अच्छाई भी है तो कुछ कमियां भी है, लेकिन डिजिटल इंडिया वाला योजना जो है, इसमें सिर्फ अच्छाई अच्छाई और अच्छाई ही है। और यही कारण है कि आज जो डिफेंस में भी जो इतना आपने तरक्की किया है, वो इसलिए किया है कि आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट तवज्जो कर रहे दिया। आज देखिए, एआई में हम आगे हैं, मशीन लर्निंग में तो आगे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग जिसकी बात आप पहली बार सुनिएगा, हैं। एआई तो अभी अमेरिका, चाइना इसमें हमसे छोड़िए बहुत ना, आगे हैं। एआई के माध्यम से आकाशतीर हमारा काम किया ना, एक भी मिसाइल गिरने नहीं दिए अपने देश में, और हमने जहां जहां चाहा वहां मार दिया, बिना एआई के हुआ है। अरे शोर बचा के थोड़ी बताया जाता है कि हमारे पास एआई आ गया है, काम बता देता है कि आपके पास एआई आ गया है। अब चंद्रमा पर चंद्रयान उतार दिए, बिना एआई के उतार दिए। एआई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब मशीन सीखता है, मशीन सीख के फिर अपने एनालाइज करके उसको करता है। तो एआई का मतलब चैट जीपीटी नहीं होता, मत समझिए कि चैट जीपीटी एआई है। एआई का वो एक टूल है, लेकिन एआई अपने आप में एक ऐसी चीज है जिससे मशीन सीखता है। एआई और एमएल को अलग करके नहीं रख सकते। एआई उस से क्वांटम कंप्यूटिंग जो भी आ रहा है ना, जिसमें इंडिया बहुत आगे निकल गया है, नेशनल क्वांटम मिशन पे काम भी चल रहा है, काफी फंडिंग भी हो रही है। क्या है इसको जरा आप सिंपल अब शब्दों में पूरा क्वांटम का यही समझ लीजिए, मतलब कि आज जितने हमारे पासवर्ड्स हैं, जिस दिन क्वांटम मशीन बना लिया, और शायद चाइना ने बना भी लिया या बनाने के कगार पे, चाइना थोड़ा ज्यादा हल्ला करता है, तो आपके सारे पासवर्ड्स को हैक तोड़ा जा सकता है। हैक अच्छा, करने में सेकंड्स भी नहीं लगे, इतना फास्ट वो कंप्यूटिंग करता है। अब इतना ही समझिए, क्वांटम जो है, क्वांटम फिजिक्स और फोटोन को मिला के तो टेक्नोलॉजी बनी। साइबर फ्रॉड ये सब तो मामले बढ़ने के बढ़ जाएंगे, बढ़ ही संभावना नहीं है। जाएगा, कुछ भी सेफ नहीं रहेगा। उसका एकमात्र उपाय है कि सबसे पहले जो छोटा यूज करना है क्वांटम का, वो है क्यूकेडी, मतलब कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वांटम की जहां डाल दी आपने अपने नेटवर्क के अंदर में, वो चाहे आपका वाईफाई हो, चाहे आपका केबल नेटवर्क हो, चाहे जो भी अप्लायंस मशीन हो, उसमें चाहे आपका मोबाइल फोन हो, जहां आपने क्यूकेडी डाला कि इसके बाद से 100 वर्ष तक कोशिश करते रहोगे, तोड़ नहीं पाओगे। अब इससे ज्यादा बताएंगे तो फिर फिजिक्स हो जाएगा, तो फिजिक्स पर पढ़ाने में नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। तो इसमें भी इंडिया आगे चल रही है। हम रॉकेट साइंस में तो ऑलरेडी, अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स हमारे देख लीजिए किस तरह से हो गया। अभी एक जगह मैं पढ़ रहा था, नहीं, अब मुरीद है, मोदी जी की मुरीद है, या हम्म, देश के जो विकास एनडीए ये सरकार ने सारी कर योग्यताएं दिया। तो हमारे साइंटिस्टों में पहले भी थी। जनसुराज अच्छा, हमारे में वैज्ञानिकों में तो सारी सारी सारे खूबियां थी, कैपेसिटी, सारे कैपेबल किसी ने थे। बैक किया तो उन्होंने आज रिजल्ट दे दिया। यही बैकिंग नहीं मिलती थी तो रिजल्ट नहीं मिलता नहीं था। मिल रहा, लेकिन अब जनसुराज में इन सब चीजों को कैसे आप दिल में दबा के रखते थे, क्योंकि उस समय तो बिल्कुल दबा इतने कर नहीं रहता। जनसुराज का फोकस बिहार पे है, भारत पे नहीं है। मैं ये भारत के लेवल की बात कर रहा हूँ। जनसुराज का बिहार पर फोकस है। अब बिहार इन सारी चीजों में पीछे है, जितनी बातें मैं बताया, इन सारी बातों में भारत वाले आगे निकल गए, बिहार तो भारत पीछे में ही है। काफी पीछे है। बिहार तो पीछे ही है। बिहार में तो भी बेसिक शिक्षा पे काम करना है, बेसिक शिक्षा पे काम करना है, बेसिक हेल्थ पे काम अभी हो रहा है। तो बिहार के लिए तो ये भी स्टोरी है, बिहार के लिए अभी ये रियलिटी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। बिहार के लिए तो कथकथा कहानियां हैं, लेकिन भारत तो कर रहा है ना। अरे कहीं तो हो रहा है ना, कहीं श्रीहरिकोटा में हो रहा है, कहीं चांदीपुर में हो रहा है, किसी पूना में हो रहा है, किसी हरिद्वार में हो रहा है, कहीं ना कहीं तो ये हो रहा है। अक्षर तो बराबर तब होते तब ही। वो देख लीजिए, अभी हमने हाइपरसोनिक मिसाइलों का जो परीक्षण किया है, हम बहुत आगे निकल गए बाकी देशों के मुकाबले। और जो भारत अभी चीजें हम जो है बना रहे हैं, मतलब संजोग से मेरा सौभाग्य है कि मेरा ही क्लासमेट जो है अभी डीआरडीओ का चेयरमैन, हम लोग एक ही हॉस्टल में थे, साथ में ही थे। सिंदूर हाँ, ऑपरेशन हुआ, इसकी तो कुछ बताए होंगे कि कैसे ना हुआ। ना, बता नहीं सकते हैं, वो उस पद पर बैठने के बाद कोई कुछ शेयर नहीं करता है, लेकिन जो किया वो मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे मतलब जो गर्व होता है। बताने लायक हो। नहीं नहीं, सब दिख रहा है तो गर्व होता है कि इतना बढ़िया काम किया। वो तो बताएंगे नहीं, या तो मैं पूछूंगा ना वो बताएंगे, होना भी नहीं चाहिए, वो तो अलग चीज है।
तो देश की सुरक्षा फिर का तो देश मामला। के सीक्रेट नहीं लीक किया जा सकता। लेकिन काम जो हो गया वो तो मुझे दिख रहा है ना। प्लस जो जिन चीजों पे काम चल रहा है थोड़ा बहुत तो मुझे भान है। इंजीनियर हूँ भाई आफ्टर ऑल। तो मैं इतना तो समझता ही हूँ कि कहाँ-कहाँ काम हो रहा है। जिस तरीके से काम हो रहा है, हमें 2047 तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा विकसित होने के लिए। विकसित होने तो के लिए। अमेरिका भी पीछे हो जाएगा या हम एक दौड़ अमेरिका तो लगाएँगे? पीछे करना हमारा नहीं, हम विकसित हो जाएँगे। अमेरिका और हमारी एक तरह चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी अमेरिका से ज़्यादा है। अमेरिका ज़्यादा डेमोक्रेसी हमारे यहाँ है। देख रहे हैं ट्रम्प किस तरह से अथॉरिटेरियन जो मर्ज़ी में आ रहा है, कर रहा है। सारे अमेरिकन्स को पसंद नहीं भी आ रहा होगा तब भी कुछ नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो रोज़ गाली पड़ती है हुँ, हमारे हुँ, हुँ। प्रधानमंत्री को। तो डेमोक्रेसी के मामले में हम आ गए। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। हमारी समस्याएँ, हमारे चैलेंजेज़ बहुत है। अमेरिका की तरह हमारे यहाँ एक लैंग्वेज नहीं बोला जाता। कौन-सा देश है जहाँ पर लैंग्वेज वार होता है? हमारे यहाँ कभी तमिलनाडु में लैंग्वेज वार हो जाता है, तो कभी महाराष्ट्र में हो जाता है। तो ये बहुत चीज़ें जो सारी हमारी विविधताएँ हैं। बहुत विविधताएँ हैं, जाति का संघर्ष है, मज़हबों का संघर्ष है, इतिहास के साथ में इतिहास की लड़ाई है। एक सही इतिहास था, एक इतिहास लिखा गया था। अब जब इतिहास को ठीक करने जा रहे हैं तो संघर्ष हो रहा है। जो हमारे जो पूजा स्थल थे, उनके साथ जो हुआ था, जिसको दबा कर रखा गया था, उसको भी सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने की जद्दोजहद चल रही है। उसमें देश ऐसा नहीं है कि बड़ी बिना संकट के देश आगे बढ़ रहा है। इन सारे संकटों के बावजूद देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं मोदी का मुरीद हूँ। अभी आपने कहा कि हम लोग जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में आगे हैं, लेकिन जितने भी इंडेक्स के रिज़ल्ट जो आते हैं, वो सब में हम पीछे हमको दिखाया जाता वो है। इंडेक्स बनाता कौन है? वही यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री। आपको पता नहीं कि नोबेल प्राइज़ कैसे मिल जाता है लोगों को? ये मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज़ मिला हुआ है। हुँ, अब हुँ। इससे बड़ा ट्रेवेस्टी, इससे बड़ा मज़ाक हमको तो नोबेल मिला होता तो हम जला दिए होते। कि जो मोहम्मद यूनुस को दे सकता है वो प्राइज़, वही प्राइज़ मुझे भी देगा। अभी ट्रम्प के लिए बात चल रही है। मिल भी जाएगा, मिल भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं देखिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता था, लेकिन कहना ये है कि कौन बाहरी कौन होता है हमें बताने के लिए कि हम क्या हैं? हमको नहीं दिख रहा है कि जब मर्ज़ी में आता है तो लोग एक गिलास पानी पीते हैं, मोदी को गरियाना चालू कर देते हैं। और अब इससे बेसी आप क्या चाहते हैं डेमोक्रेसी में? लात मारने को इजाज़त दी जाए कि पटक-पटक के मारिएगा, वो तो नहीं दिया जा सकता ना। अब ज़बाने से ना बोल सकते हैं जी। तो जब आप अपने देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति भी आप अपनी अपनी भावनाओं को क्रूर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। आप संवैधानिक संस्थाओं का मज़ाक बना सकते हैं, वो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो और चाहे कोर्ट हो। इससे ज़्यादा क्या चाहते हो भई आप डेमोक्रेसी? अब तो आग लगाने की आदत देनी पड़ेगी और तो कुछ बचा नहीं है। आप बीजेपी, जनसुराज, फिर आप बीजेपी की तरफ आए, तो आपकी छवि बागी नेता की तरह बनते जा बिल्कुल रही बागी है। नहीं हूँ मैं बिल्कुल हृदय से इतनी देर से मैं यही बात कर रहा हूँ कि मैं बीजेपी समर्थक ही रहा हूँ और रहूँगा जब तक कि बीजेपी जो कर रही है उसी तरह से रहेगी तो। परमानेंट तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। लेकिन एक बताया ना कि एक ऐसा कुछ मुद्दा था जिसमें मेरा मतभेद था और मैंने मुखर होकर विरोध किया, जिसकी मुझे सज़ा मिली, टिकट कट गया, मुझे राजनीति चूँकि करनी थी, तो मैं चुनाव लड़ा, जीता, लेकिन हृदय परिवर्तन थोड़ी हो गया। चुनाव लड़ना और जीतना अलग चीज़ है। वो हृदय पसंद परिवर्तन मोदी जी को ही आप करते थे, आज प्रधानमंत्री भी को ही। करते हैं, पहले भी करते थे। प्रशांत किशोर को आप काफ़ी करीब से जानते हैं, उनके साथ रहे भी हैं, कैंपेन भी किए हुए हैं, चुनाव भी लड़े हुए हैं। प्रशांत किशोर के विषय में आपका क्या ख़्याल है? बहुत काबिल आदमी है, बहुत योग्य व्यक्ति हैं। मैं आईआईटी में पढ़ा हूँ इसलिए मैंने एक से एक अ, मेधावी लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं प्रशांत जी को यहाँ ऊपर देखता हूँ, बहुत ही मेधावी व्यक्ति हैं, बहुत ही बुद्धिमान, एनालिटिकल पावर उनका बहुत बढ़िया है। मतलब व्यक्ति के रूप में मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूँ उतना कम है। अभियान की शुरुआत भी बहुत अच्छी रही। अभियान के जो विषय रखे जाते हैं, वो आज भी विषय अच्छे रखे जाते हैं। लेकिन जो एक था सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, उसमें तीनों में सोच तो नहीं कहूँगा, सोच शायद अभी भी सही है। कम से कम जो बाज़ार में आता है वो तो अच्छी सोच आती है, जो प्राइवेट मैनिफेस्टो में उनका क्या है। सोच अच्छी आती है। लेकिन सही लोग और सामूहिक प्रयास मुझे ठीक से समझ में नहीं आया कि बाकी दलों में और इनमें क्या फ़र्क है। तो सामूहिक प्रयास का अभाव मुझे दिखा और सही लोग में भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। हम प्रशांत किशोर को जानते थे, जो शहाबुद्दीन की पत्नी को सिवान में मिलाने के लिए बहुत दबाव, अत्यधिक दबाव पड़ा, हुँ, हुँ। लेकिन ये मिलना तक स्वीकार नहीं किए, जिसके कारण हमारा सिवान का कैंपेन थोड़ा कमज़ोर भी पड़ गया। तो हिना साहब जो है अप्रोच कर रही थी मिलने के लिए उनके प्रशांत लोग किश कर रहे थे अप्रोच, अच्छा। हमारे यहाँ भी लोग आए थे कि आप उनसे कहिए कि मिल लें।
हमने भी कहा कि नहीं, हम लोग सही लोग में ये लोकसभा चुनाव के आसपास नहीं, मतलब नहीं, जब शुरुआत 22 जब जब चंपारण के बाद सारण में प्रवेश किए थे, तो सारण में दूसरा जिला सिवान था। पहले गोपालगंज, फिर सिवान, तब छपरा आए थे। जब वो सिवान में प्रवेश किए थे तब की बात बता रहा हूँ। मतलब कहीं तो संकेत था मतलब कि वो जनसुराज शामिल हो बिल्कुल, तो बिल्कुल, जनसुराज कहा तो रहे हैं ना कि उनके लोग भारी-भारी संख्या में आए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी शुभकामनाएँ हैं, वो चुनाव लड़ें, जीते, अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारे साथ में उनका नहीं हो सकता। लेकिन बाद में कुछ ऐसे चेहरे देखने को मिले, ठीक है, शहाबुद्दीन जी के लेवल के नहीं थे, लेकिन जो बाद में कुछ ऐसे चेहरे देखने को मिले, जिससे मुझे लगा कि वो सही लोग वाली परिभाषा जो है, वो थोड़ी धूमिल हो रही है। मतलब डाइल्यूट हुआ है। और सामूहिक प्रयास तो मुझे दिखा नहीं, तो सामूहिक प्रयास मुझे नहीं दिखा। मैं इस बात में मैं चाहता हूँ कि प्रशांत जी तक मेरी बात पहुंचे कि सामूहिक प्रयास नहीं, जो प्रयास है वो प्रशांत जी का अपना प्रयास है। इसी वजह से आप शायद थोड़ा आपका मोह भंग हो गया। नहीं, मोहभंग नहीं हुआ। उन्होंने कहा चुनाव नहीं लड़ना है। हमारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि आइए, वेलकम है, जहाँ थे आपको वैसे ही स्थान मिलेगा। तो लगा कि ठीक है, वहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ सब कुछ हो रहा है। यहाँ मोदी जी हैं, तो वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। आज भी प्रशांत जी के प्रति मेरी शुभकामनाएँ हैं, सफल हों ऐसे। मैं चाहूँगा कि कम से कम कुछ नहीं तो एक अच्छा विपक्ष तो मिले राज्य को। हम जो अभी जो विपक्ष है तो कम से कम उसी को रिप्लेस करें पहले, फिर कभी सत्ता में भी आएँगे। हमारी शुभकामनाएँ उनके साथ। योग्य मुख्यमंत्री चेहरों में उनका नाम आपके मन में चलता वो है? खुद ही कहते हैं मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो मैं कौन था स्पेकुलेट करने वाला। कई बार कह चुके कि मैं मुख्यमंत्री के रेस में नहीं, मैं चुनाव में नहीं लड़ रहा हूँ। बात ही अलग हो गई। अब बदल जाएँगे तब बात करूँगा। विपक्षी जो गठबंधन है इंडिया, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? इस बार चुनाव में महागठबंधन है, यहाँ तो इंडिया गठबंधन नहीं, यहाँ तो महागठबंधन है। इसका इम्पैक्ट रहेगा बिहार में? देखिए, बिहार तब तक माने एक दौर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक लालू जी है। 1990 से लेकर आज तक लालू जी ही एकमात्र फैक्टर बिहार के हैं। वो चाहे आप उनके पक्ष में होंगे, चाहे विपक्ष में होंगे, चाहे जिस कारण से उनके समर्थक हो, चाहे जिस कारण से आप उनके विरोधी। लेकिन लालू जी जब तक हैं, ईश्वर करे कि दीर्घायु हो, स्वस्थ नहीं रह रहे अब हैं। तो राजनीति में सक्रिय नहीं है, नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो पद है उनके पास। अरे उनका एक वन लाइनर निकल जाता है, वही हिट हो जाता है। लालू जी एक बिहार के राजनीति के अगर सबसे उज्जवल चेहरा है, तो सबसे धूमिल चेहरा भी। दोनों बिहार की छवि को धूमिल करने में भी उनका हाथ रहा है, और बिहार को वैश्विक स्तर पर पटल पे लाने का भी काम रहा है। क्योंकि शुरू के दिनों में उन्होंने उन लोगों को आवाज दी, जिनको आवाज लालू जी नहीं होते तो शायद मिलने में भी कई दशक लग बहुजनों जाते, को आवाज जो है कहा जाता है कई कि लालू दशक यादव। लग जाते। लेकिन वो पर्याप्त नहीं था कि उसके आधार पर आपको 35 साल तक कोई बर्दाश्त करे। 5-10 साल चलता है, 35 साल तक बर्दाश्त करने लायक नहीं है। लेकिन अब सवाल है कि जो आता है वही करेंगे, उससे ज्यादा आता नहीं है। अब पुत्र में तो योग्यता ही नहीं है। तो जब तक लालू जी है तब तक तेजस्वी यादव का राजनीति है, मैं समझता हूँ। अभी भी आरजेडी में लालू यादव के ही फैक्टर से हाँ, आज आरजेडी भी है। तो तेजस्वी को लोग बर्दाश्त इसलिए करते हैं कि लालू जी के पुत्र हैं वो। अच्छा, ऐसा उन्होंने कुछ किया भी ऐसा नहीं है कि लोग उनको कुछ। जब मंत्री बने तो दिख गया था कि 4-4 5-5 बड़े-बड़े मंत्रालय लेके बैठ गए और चारों पांचों को डुबो दिया, खाली पैसों का उगाही करी। तो पता है, तो जग जाहिर है। अरे पब्लिक है, सब जानती है। चुनाव में बड़ी पार्टी लेकिन उभर कर आ जाती है, और उस समय तो कुछ मदद मिल गया था उनको चिराग पासवान से। तो इस चीज को आप भी स्वीकार कर रहे हैं जो तो नीतीश जी बोलते हैं कि 7-8% वोट कोई काट के लेके चला गया, तो हम कौन होते हैं स्वीकार करने वाले। तो प्रत्यक्ष है, सूर्योदय हो चुका हो, हम कहे नहीं रात है, तो मेरी गलती है। दिखता हो तो साफ है। जिस तरह से सूर्योदय होने पर दिन साफ दिखाई देता है, उस तरह से चिराग जी का उसमें रोल 2020 के चुनाव में साफ दिखाई दे रहा है। इस समीकरण से तो इस बार तस्वीर बदलती हुई दिख रही है। नहीं, एक नया फैक्टर है प्रशांत किशोर। वो किसका कितना काटते हैं, किस सीट पर किसका काटते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। वो स्वयं कितना परसेंट वोट लेकर आते हैं, कितनी सीटों पे विजय हासिल करते हैं, उसका भी असर रखेगा। मैं बहुत हाई नहीं दे रहा हूँ। जो मेरी राजनीति की समझ जो है ग्रास रूट की, आशा है, अपेक्षा है, लेकिन अभी इस चुनाव में मैं नहीं समझता कि उनका परसेंटेज 2 अंकों में जाएगा या सीटों की संख्या भी 2 अंकों में जाएगी। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 5-10% वोट। मैं कह रहा हूँ ना, 2 अंकों में नहीं जाएगी। अच्छा, न वोट प्रतिशत जाएगा, न सीटों की संख्या जाएगी। हमारी समझ से सिंगल डिजिट और लो डिजिट रहेगा। सीमांचल में उनका प्रभाव रहेगा क्योंकि आरजेडी बेल्ट मैं में सीमांचल के बारे में नहीं बोलूंगा, मैं वहां गया। सीमांचल में अगर उनका प्रभाव रहा, अगर डाउटफुल है, तो ये भाजपा के लिए खुशखबरी है। बीजेपी में है आप और मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर हमेशा से जो है सवाल उठता रहा है कि एनडीए में बीजेपी खासकर जो है अपने मुख्यमंत्री चेहरा को जो है नहीं बताती है, तो मुख्यमंत्री चेहरा का इम्पैक्ट पड़ेगा या मोदी जी का नाम ही काफी है इस बार चुनाव में विजय एनडीए को लेकर? पिछले 25 महीने से राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी स्पेकुलेशन चलिए रहा है कौन बन रहा है। अभी अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ राज्यों के जो मुख्यमंत्री बने, वो चाहे हरियाणा के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हों,
या महाराष्ट्र के ही क्यों ना हो, तो बीजेपी तो हमेशा ही लोगों को चौंकाने के लिए जानी जाती है। अगर कोई भी आज स्पेकुलेट करेगा चेहरा पर तो गलत करेगा। वैसे मेरी समझ से वैकेंसी नहीं है, नीतीश जी है। नीतीश जी ही रहेंगे। अभी तो बोल के हो रहा है चुनाव, तो क्या करना अभी तो कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं। इस है। तरह के कुछ वीडियो भी जो है विपक्ष आते के रहते लोग हैं। कहते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं। मेरी समझ से एनडीए में अभी कोई मुख्यमंत्री की वैकेंसी तो नहीं। बिहार की राजनीति की जब भी बात होती है तो हमेशा जाति की जो है ना, चाहे दिल्ली की मीडिया हो या बिहार की मीडिया हो या कोई राजनीतिज्ञ हो, इस पर जरूर बात करते हैं। तो इस पर आपका क्या विचार है कि जाति हमेशा जो है प्रभावी रहा है बिहार के चुनाव में? किस राज्य में नहीं है प्रभावी जाति? बिहार की हमेशा चर्चा होती वो है, तो लेकिन इसलिए होती है कि हम बिहार में बैठे हुए हैं। अब जाइए ना, महाराष्ट्र में क्या मराठाओं की बात नहीं होती है क्या? आप चले जाएंगे तो वोकलिगा और क्या कहते हैं लिंगायत की बात नहीं होती कर्नाटक में। कि आप तेलंगाना में और आंध्रा में चले जाएंगे तो वहाँ पर जो 4-5 जातियाँ उनकी बात नहीं होती है। कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जातियों की बात नहीं होती है। कहाँ नहीं होती है? हमारे यहाँ भी होती है। इस मामले में तो प्रशांत किशोर से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर जाति पे वोट रहा होता तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री थोड़ी बनते। अब यहाँ से इतना इतना सीट जीत के नहीं जाते। उनकी जाति के कितने लोग यहाँ पे? लेकिन सब मोदी लोकसभा भक्त है। चुनाव में कुछ अलग रिजल्ट देखने को मिलता है, विधानसभा में विधानसभा में कुछ अलग सरकार चल देखने ही को रही है। मिलता है। मतलब कौन सा सरकार बदल गई है 20 वर्षों में की बात कर रहे हैं हम लोग। लेकिन साउथ की जब भी बात होती है तो वहाँ विकास भी पैरेलली उसी दिशा में वही मैं कह रहा हूँ ना काम कि हम करते रहता है। पिछड़ गए थे। हमारा हुआ क्या था 1962-63 के बाद जब शिव बाबू नहीं रहे, शिव बाबू के जमाने में तो बिहार बहुत आगे निकल गया था। आप जहाँ जहाँ देखिए वहाँ वहाँ डालमिया नगर से लेके झारखंड, बरौनी से बेगूसराय। लेके झारखंड से लेके हर जगह कितने डैम बने, क्या क्या नहीं बना। बाकी जो हमारी चीनी मिलें थी वो सब धुआं निकल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। उनके जाने के बाद खास करके जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो थी हमारी, जो समान बाड़ा कोयला वही। समानीकरण जो है, उसमें जो हमारे खनिजों का दोहन हुआ, तो दूसरे राज्यों ने एनवायरनमेंट अच्छा दिया तो वहां पर हो गया। और हमारे यहाँ देखिएगा तो 62-63 से लेकर 90 तक एक भी मुख्यमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। कभी कभी देखे कार्यकाल में 3-3 4-4 मुख्यमंत्री देखने को मिले। कभी तो कुछ दिनों के 70-75 कभी तो उसके। कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री भी देखने मिले, महीनों के तो थे ही। वैसी स्थिति में क्या हो गया कि जो भी गद्दी पर बैठा वो अपनी गद्दी बचाने में लगा रहा गया। बिहार की चिंता किसी ने की नहीं। तब तक मंडल काल आ गया, कमंडल काल आ गया, बीपी मंडल। मंडल कमंडल काल आ गया 90 से। 90 में देखिएगा तो सामाजिक राम मंदिर मुद्दा भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा। बिहार में सामाजिक और, बदलाव भी और काफी तेजी सामाजिक से। बदलाव भी मंडल कमीशन के लागू होने के साथ हुआ। तो 90 में हम लोग टर्मोइल में चले गए। जब 90 में आर्थिक उदारीकरण हमारा 91 में हो रहा था और पूरा भारत विश्व से कंपटीशन कर रहा था, तब हम अभी सामाजिक कंपटीशन में लगे हुए थे आपस में। और 90 से लेकर 2005 तक हम सिर्फ पलायन के लिए जाने जाएंगे। एक ही अच्छा चीज मिला कि कुछ गरीब लोगों को आवाज मिल गई। लेकिन आवाज मिलने के बाद जो उनको ताकत शक्ति चाहिए थी वो नहीं मिला। और लालू जी के परिवार ने बहुत पीछे ढकेल दिया बिहार को। इसके बाद जब 2005 में एनडीए की सरकार आई, नीतीश जी आए, तो पहले 5 वर्ष स्वर्णिम रहे। लेकिन इसके बाद ये सरकार भी थोड़ी डिरेल हो गई। केंद्र में भी सरकार नहीं थी अपने पक्ष की। 2004 तक तो सरकार थी। जब नीतीश जी आए तो वहां विपक्ष की सरकार आ गई, तो कोई सहयोग भी नहीं मिला 2014 तक। तो 5 से 14 का जो कार्यकाल 9 साल जो रहा, वो नीतीश जी अपने दम पर काफी कुछ किए। और यही कारण था कि 2010 में उतना बड़ा बहुमत लेकर आए, 211 सीटें जीतकर एनडीए आई। बहुत बड़ी बात थी, छोटी मोटी बात नहीं थी। और लेकिन उसके बाद जो है वो एक डिरेल हो गए। और 13, 14, 15 का कालखंड जो है ना, वो हमको फिर पीछे ले गया, एनडीए से अलग हो गए। फिर पीछे ले गया। वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जिस तरह से नीतीश जी ने रिएक्ट किया, फिर नया अ, गठबंधन नए हो। प्रयोग हुए, उनका सरकार से हट जाना, फिर मांझी जी को ले आना, फिर वापस आके ले लेना। फिर 15 में एक नया गठबंधन का तैयार होना, 17 में फिर मोह भंग होना, फिर 20 में नए गठबंधन चुनाव लड़ना, फिर 21 में मोह भंग होना, फिर वापस 22-23 में मोह भंग, ये फिर चलता रहा पंथ। ये जो चला ना, 10 साल। इसमें जो डबल इंजन की सरकार का मजा उतना नहीं उठा पाए जितना अब उठा रहे हैं। क्योंकि हम पिछड़ गए ना शुरू वाले दिनों एनडीए में। शासित जो है शुरू जितनी। वाले दिनों में जो 14 से लेके 20 तक का जो एक समय था, जिसमें बाकी राज्य आगे बढ़ते गए इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम वो नहीं दे पाए।
हम लेना शुरू किए 20 के आसपास से। उसी का परिणाम है कि अब हर जिले में बन रहे हैं मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग हर कॉलेज। हर प्रखंड में जो है सो नए नए अस्पताल बन गए, हर गांव में जो है अभी वेलनेस सेंटर बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, बिजली का जाल बैठ बैठ गया। ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि तब कदम ताल मिलाकर दोनों सरकारें काम करने लगी। तो ये थोड़ा बिहार के साथ दुर्भाग्य भी रहा है। ऐतिहासिक रूप से मैं बता दिया कि 62-63 से लेके आज तक मतलब करीब करीब 62-63 वर्ष हो गए, जिसमें हार्डली हम 5-7-10 साल काम कर पाए हैं ठीक से। तो ये जो बैकलॉग जो है 50-55 वर्षों तक बिल्कुल राजनीतिक अकर्मण्यता उलटफेर में ही निकल गया पूरा अकर्मण्यता जो 40। रही, या फिर या कहिए कि रिवर्स गियर में गाड़ी चली, तो गाड़ी को तो फ्रंट गियर में थोड़ा 120 की स्पीड से चलना पड़ेगा, तब ना पकड़ पाएंगे। तो है, लेकिन हम बिहार में इतनी क्षमता है, इतनी मेधा है कि हम इसको ओवरकम कर लेंगे। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, बड़ा आशावादी हूँ। राजनीतिक हेल्दी होना तो कहीं हमारे पीछे का कारण नहीं रहा। राजनीति राजनीतिक रूप से हम हेल्दी रहे ये हम कि कहते हैं, हम तो जेपी। हम अपने आप को कहते हैं। क्या हुआ? मेरी समझ से जयप्रकाश नारायण जी बहुत सफल तो नहीं रहे। जयप्रकाश नारायण जी प्राण दे दिए, वो सरकार कितने दिन चली? नहीं नहीं, वो सरकार कितने दिन चली बताइए ना। केंद्र में कितने दिन चली, राज्य में कितने दिन चली, फिर उन नेताओं का क्या हुआ? जितने नेताओं की कहानी बता रहा हूँ सब जयप्रकाश जी के आंदोलन की पैदाइश का नाम दे रहा हूँ। इसलिए मैं जयप्रकाश जी को के साथ में कटु नहीं होना चाहता, लेकिन मैं उनको बहुत सफल नेता नहीं मानता। और समाजवाद को कहीं मानते हैं क्या पिछड़ेपन की वजह? नहीं नहीं, समाजवाद तो है ही नहीं हमारे। समाजवाद तो केवल जबान पे है। घोर वंशवाद होता है, परिवारवाद होता है, समाजवाद नाम रखते हैं। चुनाव इस बार लड़ेंगे आप? और अगर लड़ेंगे तो क्या सीट अगर पार्टी होगी? कहेगी तो लड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब तो मैं पार्टी में हूँ, तो मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं 3 साल कार्यकाल भी बचा हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत उतावला हूँ लड़ने के लिए, लेकिन इच्छा एक बार जरूर है कि एक बार थोड़ा पब्लिक के वोट से जीत के जाऊं। लोकसभा तो नहीं हो पाया, विधानसभा से शुरू हो। क्या होगी प्राथमिकताएं? सारण हो वो सीट होगी, महाराजगंज सीट होगी, नहीं, अभी तो लोकसभा नहीं है, मढ़ौरा? इसलिए अभी तो लोकसभा नहीं है, इसलिए वो नहीं। लड़ेंगे तो है, 1-2 सीटें हैं, इसमें से मेरा फेवरेट मढ़ौरा है। मढ़ौरा सीट वैसे होगी। पार्टी जो कहेगी करेगी। क्या आपको लगता है कि बिहार को नया नेतृत्व की जरूरत है? फ्रेशनेस तो हमेशा अच्छा होता है। नई सोच आती है, युवा सोच आती है, तो निश्चित रूप से बदलाव जो है वो हमारी समझ से अच्छा होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, अभी कोई वैकेंसी नहीं। काल्पनिक सवाल कर रहे हैं, हो सकता है कि ईश्वर करे कि आप हो भी जाए। अगर आप मुख्यमंत्री होंगे तो बिहार के लिए पहला काम क्या करेंगे? मुख्यमंत्री नहीं भी होंगे, अगर मुझे कभी मुख्यमंत्री मेरी सलाह भी मान ले, मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं थोड़े समय के लिए मैं हाइपोथेटिकल चीज को मैं रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि ऐसा तो हो ही सकता है कि मतलब मुख्यमंत्री मेरे सलाह को महत्व दे, जो भी मुख्यमंत्री हो। तो मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो शराबबंदी बंद करो। इससे जो रेवेन्यू आता है। ये एनडीए में रहकर आप बात कर रहे हैं जी जी, शराबबंदी? मैं बिल्कुल, मैं जो कह रहा हूँ वो यहाँ से कह रहा हूँ, यहाँ से नहीं कह रहा हूँ। शराबबंदी हो नहीं पाई है। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि शराबबंदी, अ, इच्छा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सोच है, काश ये हो जाता, लेकिन हुआ नहीं। क्योंकि कुछ चीजें जो है वो ह्यूमन बिहेवियर पर डिपेंड करता है, मानव व्यवहार पे है, और उसको आप बदल नहीं सकते। मानव व्यवहार जो है किसी कानून से नहीं बदल सकते। इसी चलते सफल नहीं है। और बाकी डिटेल में नहीं जाऊंगा तो आलोचना हो जाएगी, लेकिन मैं अगर प्रभावित कर सकूं निर्णय को, तो कहूंगा शराबबंदी बंद कीजिए। लेकिन इससे जो आमदनी आए, उस आमदनी को और किसी काम में मत लगाइए, सिर्फ शिक्षा में लगाइए। एडिशनल बजट दीजिए, जो आप देते आए हैं वो तो देते ही रहिए, ये पैसा उठाकर दे दीजिए शिक्षा विभाग को। और मेरे पास जो शिक्षा को लेकर सोच है, कैसे किया जा सकता है, कि गुणवत्ता वाले विद्यालय खोलने पड़ेंगे। गुणवत्ता वाले विद्यालय का मतलब जो है सो सीधे सिमुलतला और नेतरहाट नहीं है। केंद्रीय विद्यालय भी एक गुणवत्ता वाला है। नवोदय विद्यालय भी जो नवोदय है विद्यालय, कि एग्जाम्पल नवोदय विद्यालय बड़ा होता है। मैं तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ, जैसे मैंने अपना सीबीएसई स्कूल गांव में खोला, 4 एकड़ में खुल गया है। वही 3-4-5 एकड़ में हर 5-7 पंचायत में मैं लगभग 80,000 से 1 लाख की आबादी के ऊपर एक विद्यालय खोलिए, जहाँ पर 6ठी से 12वीं की पढ़ाई हो। अब वर्ल्ड क्लास टीचर लाइए वहां पर, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी। आजकल तो स्मार्ट क्लास, सही में स्मार्ट क्लास आ गया है। आजकल तो पूरा क्लाउड क्लास आ गया है, वो लाइए। और हर गांव में प्राइमरी जो है सो बेसिक शिक्षा के लिए 5वीं कक्षा तक रखिए, हर गांव में, ताकि बच्चे अपना पैदल जाकर गांव में पढ़ें। और जब 5वीं कक्षा पास करेंगे तब तक उनकी उम्र 10-11 वर्ष हो जाएगी, तब वो साइकिल चलाने लायक हो जाएंगे। तब वो साइकिल से 2-4-5 किलोमीटर दूर भी जाकर विद्यालय अटेंड कर सकते हैं। वो क्लस्टर बनाइए, बताया ना कि 80,000 से 1 लाख की आबादी का क्लस्टर बनाइए, और हर क्लस्टर में एक विद्यालय आप खोलिए। और ये विद्यालय अगर आप बजट कर ले ठीक से, समय अस्पताल खुले, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज खुले, 1 साल में तो सब नहीं हुआ।
किसी साल 5 जिले में हुआ, फिर अगले साल और 5 जिले में हुआ, ऐसे करके अब हम हर जगह कर दिए। ये अगर करें तो मेरा मानना है कि इसी शराब के पैसे से, रॉयल्टी से, आप आने वाले 10 वर्षों के अंदर में पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था अपने कंट्रोल में ले लेंगे और गुड क्वालिटी, कोई प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, शुरू में अगर अगर खोलने में दिक्कत हुई तो प्राइवेट स्कूलों को ले आइए, रोक इन कीजिए, उनसे बोलिए कि हाँ इतने बच्चे जो जाएंगे उनका फीस सरकार देगी, तो तुरंत व्यवस्था हो गई। 5वीं तक पढ़ाइए एकदम बिल्कुल गांव में, बिल्कुल भोजपुरी में पढ़ाइए, मैथिली में पढ़ाइए, मगही में पढ़ाइए, बच्चों को जो पहले जहाँ कल्चर सिखाइए है जैसा। सिखाइए और उनको फिर जब एक बार जब वो शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से जब तैयार हो जाए तब उनको ऐसे स्कूलों में भेजिए। ये खिचड़ी खिला के आप नहीं कर सकते। ठीक है, खिचड़ी भी जरूरी है गरीबों के घरों के बच्चों के, आजकल तो अनाज ऐसे ही घर घर जाने लगा है। बहुत उसमें खिचड़ी खबरें आती हैं खिचड़ी कि में खिचड़ी में कभी शिक्षकों छिपकली मिल जाती। खिचड़ी में शिक्षकों को नहीं ये करना चाहिए। हाँ, कुछ पैक्ड फूड अगर दे सकते हो, अगर कुछ प्रोटीन वाला कोई चीज अगर पैक दे सकते हो तो वो दे दें। बाकी तो खाना जो है वो घरों में मिल ही जा रहा है। माँ बना के जितना बढ़िया खिला सकती है उतना कोई किसी और की माँ थोड़ी खिलाएगी। तो ये मैं नहीं, उसके बहुत पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, वो योजना अब तक चले तो तक चले, लेकिन मुख्य रूप से शिक्षा को केंद्रित करके ये प्राइमरी और सेकेंडरी विद्यालयों को अलग करना पड़ेगा। और सेकेंडरी का मतलब 11-12 नहीं होता है, या 8-9-11-12 नहीं होता है, तब तो फॉर्म भरने का अड्डा हो जाता है। वहाँ 10 साल 6ठी की कक्षा से 12वीं रेस कक्षा शुरू हो तक, जाती है। और बिल्कुल एकदम जो उच्च गुणवत्ता वाले जो 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 मानक होंगे, उन मानकों के साथ, जैसे सीबीएसई स्कूल करता है, उन मानकों के साथ विद्यालय कीजिए और उसमें रखिए कि भाई इस क्लस्टर में इन्हीं गांव के लोग आ सकते हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि हमको ज्यादा ज्यादा बढ़िया, आपस में कंपटीशन हो। जैसा कि अमेरिका में है, अमेरिका में पूरे हर क्लस्टर में एक विद्यालय है और उसके उस क्लस्टर में ही आपका एडमिशन हो सकता है, दूसरे क्लस्टर में जाकर नहीं कर सकते। हमारे आधार कार्ड तो हो ही, आधार कार्ड के हिसाब से चाहे जो भी पहचान पत्र है उसके हिसाब से हो जाएगा कि हाँ भाई कितनी या जनसंख्या है। ये जो 7 गांव हैं उनके लिए है, तो 7 गांव के नागरिक जो होंगे उनके बच्चे जाकर वहां पढ़ेंगे। शिक्षा का आपने जो अभी खाका बताया, नीति जी से तो आपकी मुलाकात होती है, कभी आपने उन्हें शेयर किया हुआ ये खाका? नहीं, इतना महत्व मुझे कभी नहीं मिला कि कोई मुझसे ये सब पूछे। आप तो पूछ दिए, बड़ा भाव दे रहे हैं, इतना भाव कोई देता तो मैं वो हाल बता देता। तो सरकार की पॉलिसी के ये बातें हैं, सरकार को इम्प्लीमेंट हो करना सकता है चाहिए, ये विकास को मैं जो लेकर ही सोच है। रहा हूँ लोगों को लगता है कि नहीं असंभव है या कठिन है, मुझे बड़ा आसान लगता है। बिहार में ये संभव है, शिक्षा को पूरे कहीं भी 5 सालों में बदला जा कहीं भी सकता है। संभव है, 5 साल में 10 वर्ष का, 10 बरस में पूरी तरह से। 3-4 वर्ष में हम इस लायक हो जाएंगे कि अच्छी पढ़ाई होने लगे और 10 वर्ष होते होते हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आपको जब फुर्सत मिलता है तो आप क्या करते हैं? क्या आपका पसंदीदा जो है अपना समय व्यतीत करने का क्या माध्यम है? मैं रोज सोने से पहले जो जो दिन भर का डिबेट और न्यूज रहा होता है उसको मैं बिना सुने नहीं सोता हूँ। मैं जिस विषय पर, चाहे जिस समय मैंने आपको क्वांटम के बारे में बताया या जो मैंने आपको हाइपरसोनिक के बारे में बताया या आकाश तीर के बारे में बताया, ये सारी बातें जो है मैं पढ़ के ही तो पता काफ़ी हूँ ना। अपडेट रहते हैं, जो बिल्कुल कंटेम्परेरी में चल अपडेट रहा है, जो मैं विषय अपने आप को चल रहा है। अपडेट रखता हूँ। बड़ी इच्छा है कि मैं एक बार दिनकर को फिर से पढ़ूं, किताबें मंगा ली है लेकिन अच्छा, पढ़ नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा बुक्स पढ़ने में जरूर आंख पर बल पड़ता है, नींद आने लगती है। उसका मैं उपाय ढूंढ रहा हूँ कि कैसे मैं बैठकर पढ़ सकूं। बाकी ये मैं करता हूँ, मेरा क्या अनवाइंड आपकी करना। पसंदीदा किताब कौन-सी है? दिनकर जी की कुछ भी हमको अच्छा लगता है। अच्छा, सिमरिया तो गए होंगे आप? गए हैं, उनके गाँव भी गए। काफ़ी बदलाव वहाँ हो रहे हैं तेज़ी से। और अपना बिहार ही बदल रहा है, सिमरिया को थोड़ा बदलता है, बिहार ही बदल रहा है। अच्छा, आपको लोग गुस्सा वाले नेता भी कहते हैं, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? होना चाहिए गुस्सा, तो जिसके अंदर गुस्सा नहीं है वो तो बिना भाव का है। गुस्सा और प्रेम, ये 2 ऐसे भाव हैं जो मेरी समझ से इंसान में होने चाहिए। अगर इंसान का कुछ खराब चीज़ देखकर खून ना खौले, तो गुस्सा ना आए, क्रोध ना आए। हालाँकि क्रोध से नुकसान होता है। क्रोध का मतलब ये नहीं होता है कि जाके मार दो, जला दो, लेकिन आपको खराब तो लगना चाहिए, खराब लगना। रिएक्शन जो है बुरा चीज़ अगर कुछ हो रहा है तो आपको रिएक्शन देना, रिएक्ट। मैंने क्रोध आना और रिएक्शन देना 2 अलग-अलग चीज़ें हो गई। हुँ, हुँ। क्रोध आना और क्रोधित होकर किसी को नुकसान पहुँचाना, वो 2 अलग-अलग बातें होंगी। वो तो मैं नहीं करता हूँ। जब बच्चा था तब मुझसे गलती होती थी, तब बुद्धि कम थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों में मैंने ऐसा तो नहीं किया है फूँक-फूँक कि कर आपने कदम रखा है। फूँक-फूँक नहीं, इतनी समझ हो गई है कि क्रोध जो है खुद का नुकसान ही करता है, दूसरे का नुकसान ना करे। और फिर धीरे-धीरे क्रोध से समझ लेते हैं, समझ जाते हैं कि नहीं ठीक है, ये क्रोध भी सही था, ये कर भी क्या सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कर लेते हैं, नहीं कर सकते हैं तो स्वीकार कर लेते हैं कि ऐसा ही है तो मैं क्या करूँ? बिहारी होने का सबसे मज़ेदार आपको फ़ायदा क्या मिला है? कुछ ऐसा आप सोच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल भाई साहब, आप देश की
पहचान अगर खोजिएगा सबसे पीछे जाकर, तो बिहार ही है। सबसे पीछे चले जाइए, जितना आप पीछे जाइएगा इतिहास में। आजकल अखबारों में, आजकल हम लोग के इतिहासों में पढ़ाया जाता है दिल्ली सल्तनत, जैसे लगता है कि दिल्ली ही जो है भारत है। एनसीईआरटी के किताब में तो था, दिल्ली मैंने तो सल्तनत बदला भी जा रहा है। लेकिन जब आप जाइएगा प्राचीन इतिहास में, तो वो बदमाश इतिहासकारों ने भी नहीं की क्षमता नहीं थी बदल पाए, क्योंकि जो वैदिक काल आपको देना ही जो था। जो भी आप प्राचीन इतिहास पढ़ाइएगा, तो वैदिक काल तो इतिहास नहीं, पुराण है। मैं जो बता रहा हूँ, आप इतिहास चले आइए, जहाँ बेसिकली मौर्य, मगध साम्राज्य से शुरू होता है, या लिच्छवी साम्राज्य से शुरू होता है। महात्मा बुद्ध और ये तो फिर महात्मा बुद्ध हैं, महावीर जी हैं, फिर तो अंत में आपको गुरु गोविंद सिंह तक। बिहार का इतिहास इतना रिच रहा है ना, कि और विक्रमशिला नालंदा की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो इतना रिच रहा है, इतनी बड़ी कहानी है, कि उससे बड़ा भरोसा मिलता है कि यार हम वही बिहारी थे, आखिर हमारे में क्या कमी आ गई है, उसको दूर कर लें, तो फिर हम दुनिया पर राज करेंगे। हम तो दुनिया पर राज करने वाले लोगों पर, हम उस श्रृंखला से आते हैं, हमारा वो डीएनए है कि हम अगर अपने पे आ जाएं तो दुनिया पे राज करें। इसका मुझे बहुत गर्व है। चलिए, इन्होंने बताया कि बिहारी और बिहार कैसे भी दुनिया पे फिर से राज कर सकते हैं। लंबी बातचीत हुई, बिहार की राजनीति पर बातचीत हुई, केंद्र की सरकार पे बातचीत हुई, प्रशांत किशोर का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है बिहार चुनाव में। इसके अलावा इनके निजी जीवन के विषय में भी हम लोग बातचीत किए, शायद बहुत कम ही लोगों को पता होगा, और अनकही बातें भी आपको जो है इन्होंने शेयर किया। आप चौपाल डायरी से आपको बात करने के लिए बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सर। धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, इतना महत्व दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।